चलिए गुंडो शुरू करेंगे इस शो को। यहां पर हम लोग क्या करने वाले आज हम टेक ओवर कोड, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। आई थिंक जो हम लोगों ने सीक्वेंस उठाया आईसीडीआरएल सारे बड़े 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 डीलिस्टिंग सारे बड़े चैप्टर्स को हमने कर लिया है। आज एक और अहम चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं, दैट इज टेक ओवर कोड। इसके बाद में सारे चैप्टर्स आपको काफी आसान लगेंगे। व्हाट यू गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कवर ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस यहां पे लिए, सारे क्वेश्चंस धर धर करके हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेंगे। ये आपको कब देखना है? जब आप बच्चे अच्छे से टेक ओवर कोड पढ़ चुके हो। मैंने आपको ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर्स भी हैं आपके पास, तो रिवीजन लेक्चर भी देख चुके हो, सेल्फ स्टडी भी कर चुके हो, एडिशनल क्वेश्चन बुक भी पढ़ चुके हो, यू आर ऑल सेट। अब टेक ओवर कोड मुझे आता है, तब आपको ये सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी गेट थ्रू करके जाने चाहिए। वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एग्जाम में हमको परेशानी हो नहीं सकती है। हमेशा इसी प्रकार से पढ़ के जाना है कि पेपर कैसा भी आए, वी आर एबल टू एस द एग्जामिनेशन। चलिए आप, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ टेक ओवर कोड। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, एक्सप्लेन ओपन ऑफ अ थ्रेशोल्ड अंडर सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011। हर चैप्टर के अंदर जो रेगुलेशन का नाम और ईयर है वो आपको याद रखना है, आंसर उसी तरह से शुरू होता है। सो सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011 के तहत ओपन ऑफर थ्रेशोल्ड क्या होता है? तो रेगुलेशन नंबर 3 बताता है ओपन ऑफर थ्रेशोल्ड क्या होता है, हम सबको पता है। दोनों जो हम लोगों ने ट्रिगर पॉइंट पढ़े वो आपको यहां पे लिखना है। पहला ट्रिगर पॉइंट क्या है बताओ? Whenever any acquirer, along with person acting in concert, acquires such number of shares that is holding in the target company touches 25% or more, he has to first make an open offer for at least 26% of share capital. याद आ रहा है? Trigger point number 2. Whenever any acquirer, along with PSU, who is already holding 25% or more shares, is acquiring more than 5% shares in one financial year, has to make an open offer for 26% of public shareholding का acquisition. तो ये दोनों है ट्रिगर पॉइंट, यही है ओपन ऑफर थ्रेशोल्ड, यही यहां पे एक्सप्लेन किया इन्होंने। सबसे 25% वाला, देन मोर देन 5% वाला। इजी पीजी होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। चलो सेम क्वेश्चन वापस आया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रीपिंग एक्विजिशन 4 मार्क्स के लिए। क्रीपिंग एक्विजिशन वापस वही बात हो जाएगी, व्हेन एनी एक्वायरर अलोंग विद पीएससी हु इज ऑलरेडी होल्डिंग 25% or more shares is acquiring more than 5% shares in a financial year, he has to make an open offer. या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, when any acquirer along with PSE is already holding 25% or more shares, is acquiring up to 5% shares in one financial year, is not required to make an open offer. सेम चीज मजेदार तरीके से रेगुलेशन नंबर 3 में ही ये सब बताया गया है। तो रेगुलेशन नंबर 3 का रेफरेंस देंगे जब भी हम ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 और 2 की बात कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से वापस इजी क्वेश्चन, एन एक्वायरर होल्डिंग 25% और मोर बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। ये मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होता है? 75%, क्योंकि 75% से ज्यादा तो आप खरीद ही नहीं सकते ना। मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग कि भैया अगर आप नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग में मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, यहां पर सिंपल सी बात हो गई, जिसे हम लोग कहते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी ही चाहिए, सही बात है। तो यहां पर मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? तो अगर एक प्रमोटर कभी भी शेयर्स खरीदने की कोशिश करेगा तो वो 20, 30, 40, 50, 60, 75 तक जा सकता है। 75 से आगे प्रमोटर जा नहीं सकता है, क्योंकि उसके आगे कम से कम 25% पब्लिक के पास छोड़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एन एक्वायरर होल्डिंग 25% और मोर बट लेस देन द मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, मतलब वो 25% से 75% के बीच में कुछ शेयर्स होल्ड करके रखा है of the target company, can acquire such additional shares as would entitle him to exercise more than 5% of voting right in a financial year. वो acquire कर रहा है उतने shares के एक financial year में more than 5% shares acquire हो जाएंगे। Explain the statement indicating the creeping acquisition limit to make an open offer. Regulation number 3, sub regulation number 2. Creeping acquisition. When any acquirer who is already holding 25% or more shares along with PSE is acquiring more than 5% shares in a financial year, they have to make a public offer to acquire at least 26% shares. और अगर मैं 5% तक अक्वायर करूंगा तो मुझे ओपन ऑफर देना नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये तो सबको अच्छे से ध्यान है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी प्रमोटर अलॉन्ग विद पीएससी के पास ऑलरेडी 25% और मोर शेयर्स हैं, देन अगर वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5% अक्वायर करें तो ओपन ऑफर नहीं देना है, मोर देन 5% अक्वायर करेंगे तो ओपन ऑफर देना है। एज सिंपल एज दैट। फिर आता है आपका अगला सवाल। टोटल देयर आर 31 क्वेश्चंस टू बी डिस्कस, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारे क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए यार आते हैं। समीर, एन एक्वायरर अलॉन्ग विद पीएससी is holding 23% shares in Purple Berry Limited. Now he intends to acquire 3% shares. समझ में आ रहा है? 23% shares already हैं,
अब वो व्यक्ति 3% और शेयर एक्वायर करना चाहता है इन द पर्पल बेरी लिमिटेड through secondary market in the current financial year. He is acquiring less than 5% shares in the financial year and is of the view that he need not make an open offer to public. और वो क्या कह रहा है कि देखो मैं 23% शेयर्स ऑलरेडी है, मैं 3% शेयर एक्वायर कर रहा हूं, तो मैं एक साल में तो 5% से कम शेयर एक्वायर करूं तो ओपन ऑफर देना नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 और ट्रिगर पॉइंट नंबर 2 में। ट्रिगर पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जिन अक्वायरर अलोंग विद पीएससी के पास ऑलरेडी 25% शेयर्स हैं, वो लोग अगर एक साल में 25% ज्यादा, वो लोग अगर एक साल में 5% ज्यादा शेयर एक्वायर करेंगे तो उनको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनीवन हु इज नॉट कवर्ड हियर, मतलब अक्वायरर जिसका 25% से कम शेयर है, वो तो अगर किसी भी साल में इतने शेयर एक्वायर करेगा कि 25% टच हो रहा है तो उनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। यहां पर ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 गेट्स अट्रैक्ट व्हेन एनी अक्वायरर अलोंग विद पीएससी इंटेंड्स टू एक्वायर सच नंबर ऑफ शेयर दैट इज होल्डिंग टचेस 25%, he has to make an open offer. तो रेगुलेशन नंबर 3 के हिसाब से इनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे और ये कहेंगे कि इनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। आंसर लिखने का फॉर्मेट सेम, प्रोविजन कंक्लूजन। आप चाहते हो हेडिंग देना तो आप प्रोविजन की हेडिंग दो, कंक्लूजन की हेडिंग दो। आपको हेडिंग नहीं देना तो सीधे भी प्रोविजन पॉइंट वाइज, 2-3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट प्रोविजन, देन कंक्लूजन भी पॉइंट वाइज। अगर 2-3 पॉइंट है तो वो सब ऑर्गेनाइज तरीके से आंसर लिखना है कीवर्ड्स के साथ। कितना आसान है। आई सिंसियरली होप कि आप बहुत अच्छे से रिवीजन लेक्चर देखने के बाद यहां पर आए हो। चलो गुंडे, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एग्जम्पशन पे। एग्जम्पशन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यूट्यूब पे इवन एक सेपरेट वीडियो भी है। अगर आप सर्च करोगे एग्जम्पशन ऑफ टेकओवर कोड बाय शुभम सुखलेचा तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे से एग्जम्पशन हमने पढ़े। अब एग्जम्पशन के क्वेश्चन देखेंगे तो काफी आसान लगेंगे। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक काम करते हैं, यू गाइस रीड इट, मैं रुक जाता हूं, आप लोग रीड करो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार। Do not read the answer, just read the question. Slow and steady. सही है, चलो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके 3 सब पार्ट है। वेदर द प्रपोज ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर हुआ है, ये यहां पे 4.1% का और ये यहां पे 1.2% का, ये टोटल ट्रांसफर हुआ है। ट्रिगर्स एन ऑब्लिगेशन अपॉन द ट्रांसफर फॉर ओपन ऑफर। ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ट्रिगर हुई क्या, ये बात ध्यान रखना। एग्जम्पशन अगर मिलेगा तो बाद में मिलेगा। पहला सवाल ये आता है कि ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ट्रिगर हुई क्या, फिर ये सवाल आता है कि क्या इनको एग्जम्पशन मिलेगा क्या। दोनों अलग चीजें, मिक्स मत करना। जो केसेस एग्जम्पशन के उसको ये मत बोलो कि ट्रिगर ही नहीं हुआ। ट्रिगर हुआ, भले वो एग्जम्पशन में कवर्ड, एक बार ट्रिगर तो हुआ, फिर बाद में हम बोलेंगे एग्जम्पशन में कवर हो सकता है। तो पहला सवाल है ट्रिगर हुआ क्या। दूसरा सवाल है विल द ट्रांजैक्शन बी कवर्ड अंडर द क्रीपिंग एक्विजिशन, मतलब ये 5% के अंदर कवर होगा क्या। एंड थर्ड इज वुड द प्रमोटर बी परमिटेड टू अवेल एनी एग्जम्पशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है और ऐसा ही क्वेश्चन एक और बार भी एग्जाम में आया, तो बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि वारंट्स एक्सरसाइज करके 4.1% से उनका ट्रांसफर हो गया बिकॉज ऑफ वारंट। प्रमोटर के पास कुछ वारंट थे, उन्होंने वो एक्सरसाइज किए और उससे 4.10% का ट्रांसफर हो गया। फिर इंटर से प्रमोटर ही उन्होंने 1.2% का और ट्रांसफर कर दिया है। ग्रॉस एक्विजिशन देखा जाएगा तो ग्रॉस ट्रांसफर 5.30 का हो चुका है इन 1 फाइनेंशियल ईयर। और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, एक्विजिशन ग्रॉस लेवल पे 5% से ज्यादा हो चुका है और वहां पर उनके पास ऑलरेडी 25% उससे ज्यादा शेयर्स थे, ऑलरेडी 25% उससे ज्यादा शेयर्स हैं, एंड मोर देन 5% एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्विजिशन हो चुका है विच इंक्लूड्स ट्रांसफर, इन दैट केस ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन विल बी एप्लीकेबल। तो ट्रिगर पॉइंट नंबर 2 रेगुलेशन 3(2) का रेफरेंस देके कहेंगे सबसे पहले कि क्या प्रपोज ट्रांसफर ट्रिगर करता है क्या ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन। द आंसर इज यस, प्रपोज ट्रांसफर ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ट्रिगर कर देता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, विल द ट्रांजैक्शन बी कवर्ड अंडर क्रीपिंग एक्विजिशन। तो हम यहां पे 3(2) का रेफरेंस देंगे, पूरा 3(2) का वापस, कि अगर किसी भी ईयर के अंदर
मोर देन 5% शेयर्स का एक्विजिशन होता है तो आपको ओपन ऑफर देना है, अप टू 5% का है तो आपको ओपन ऑफर देना नहीं होता है। इस केस में मोर देन 5% हो रहा है तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो क्रीपिंग एक्विजिशन के अंदर मोर देन 5% हो चुका है तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा, ये यहां पे लिखना है। तीसरा सवाल, वुड द प्रमोटर बी परमिटेड टू अवेल एनी एग्जम्पशन अंडर द रेगुलेशन? प्रमोटर को कोई एग्जम्पशन मिलने वाली है क्या? द आंसर इज यस। याद करो एग्जम्पशन में एक पॉइंट है कि अगर इंटर से ट्रांसफर होता है अमंग द प्रमोटर्स, ये लास्ट वाला ट्रांसफर क्लियर इंटर से है 1.2% का, अगर इंटर से ट्रांसफर होता है अमंग द प्रमोटर्स जो 3 साल से प्रमोटर की तरह दिख रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन एग्जाम्प्ट हो जाता है, आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर एंड में एग्जम्पशन भी मिल जाएगा। उसी तरह से उन्होंने एक एक करके आंसर दिया है। सबसे पहले बताया कि 3, 2 एंड 3 के हिसाब से अगर कभी भी मोर देन 5% शेयर्स एक्वायर करते हैं तो ओपन ऑफर देना पड़ता है। यहां पे 4.1 एंड 1.2 के कारण मोर देन 4-5% हो चुका है तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि क्या क्रीपिंग एक्विजिशन के अंदर कवर होगा? बोलते जी हां, आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्योंकि ग्रॉस एक्विजिशन अलोन मोर देन 5% हो चुका है। और लास्ट क्या एग्जम्पशन मिलेगा क्या? जी हां, दिस इज इंटर से ट्रांसफर अमंग इमीडिएट रिलेटिव्स अमंग प्रमोटर्स, तो दिस विल बी क्वालिफाइड अंडर द एग्जम्पशन। लेकिन ध्यान रखना एग्जम्पशन होगा ओपन ऑफर से, आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो देने ही पड़ेंगे। डिस्क्लोजर याद है हमने पढ़े थे, अगर कभी भी किसी व्यक्ति के पास 5% ज्यादा शेयर है किसी कंपनी के, तो जब भी चेंज इन कंट्रोल मोर देन 2% होगा तो आपको डिस्क्लोजर देना है विद इन 2 days। तो डिस्क्लोजर जरूर देना पड़ेगा, लेकिन ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन से एग्जम्पशन मिल जाएगा। आई विल टेल यू, सेम ऐसा क्वेश्चन एक और बार पूछा गया, मैं वापस आपको रीड करने के लिए बोलता हूं, स्क्रीन पे बने रहना एकदम। सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और बार पूछा गया है। ये रहा विपिन, चलो रीड दिस क्वेश्चन। December 23 का क्वेश्चन है। रीड दिस क्वेश्चन, नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर बाय योरसेल्फ, मजेदार तरीके से। एवरी एफर्ट दैट यू मेक, आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हो तो एवरी एफर्ट दैट यू मेक उससे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं। सारे चैप्टर से अपने स्कैनर सीरीज की तो आई थिंक जितने आपके मार्क्स आने थे उससे शायद 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो विद एवरी एफर्ट यू टेक थोड़ा और आपका कवरेज बढ़ जाता है। यहां तक तो हम यहां पे कंपीटिंग ओपन ऑफर ऐसे कुछ डिस्कशन भी करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। सेम है ना? यस। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन से वो कुछ क्वेश्चंस एज इट इज वापस रिपीट कर लेते हैं, ये भी हमारा एडवांटेज है। आते हैं यहां पे आ रहा हूं, पीक्वेयर लिमिटेड लिस्टेड एंड शेयर्स इन एनएसई, इट्स प्रमोटर वर होल्डिंग 56% शेयर्स, उनके पास कुछ कन्वर्टेबल वारंट थे जो उन्होंने कन्वर्ट किए, उससे 3.95% का उनका होल्डिंग बढ़ा। तो 3.95% से उनका होल्डिंग बढ़ गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रकाश वन ऑफ द प्रमोटर जिसके 16.5% शेयर्स थे, उन्होंने 2% गिफ्ट कर दिए हैं कंपनी को, तो ट्रांसफर टू इट्स इमीडिएट रिलेटिव विपिन। तो साथ में एक और ट्रांसफर हो चुका है 2% का, तो इफेक्टिवली 5.95% का एक ही फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो चुका है। तो सेम आंसर यहां पर आएगा, वुड द प्रपोज ट्रांसफर ट्रिगर इन ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन? द आंसर इज यस, 3(2). रेगुलेशन नंबर 3 का जो आपका सब रेगुलेशन 2 है वही आएगा। क्या वो क्रीपिंग एक्विजिशन में कवर होगा? वापस क्रीपिंग एक्विजिशन में अप टू 5% पे ओपन ऑफर नहीं देना पड़ता है, मोर देन 5% पे ओपन ऑफर देना पड़ेगा। और क्या उनको एग्जम्पशन मिलेगा? कि जी हां, सिंस ये इमीडिएट रिलेटिव के बीच में हो रहा है तो उनको एग्जम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। जन्नत एकदम, यस, वंडरफुल। चलिए आते हैं हम लोग यहां पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है, वापस अच्छे से देखना, एग्जम्पशन का ही क्वेश्चन है। एमएक्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, द कंपनी हैज 2 promoters, namely Namita and Sunita, who holds paid up equity shares representing 29% and 40%. तो एक के पास 29% है, एक के पास 40% है, making the aggregate shareholding of promoter 69%. On 15th of February, target company allotted 75 lakh convertible warrant to Namita on preferential basis with due approval
from stock exchange. The warrant were converted into equity shares. Pursuant to the conversion, the shareholding of Namita increased from 29% to 37%. तो 29% की जो होल्डिंग थी एक प्रमोटर की, वो बढ़ के 37% हो चुकी है. However, during 20th June to 25th June, Sunita sold some shares, thereby reducing the overall promoter shareholding from 69 to 68. 69% to 68% हो चुकी है सुनीता की शेयर होल्डिंग. ठीक है, तो यहां पे 29 से 37 हुई, यहां पे 69 से 68 हुई है. ट्रांजैक्शन खत्म. तो एक है नमिता. नमिता की होल्डिंग 29 से 37% हुई है और सुनीता की होल्डिंग 69 से 68% हुई है. वुड नमिता भी रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर टेक ओवर कोड? सबसे पहले क्या नमिता को ओपन ऑफर देना पड़ेगा था? सबसे पहले ट्रिगर होगा क्या? तो यहां पर ये कहते हैं कि बिल्कुल ट्रिगर होना चाहिए. क्या नमिता को ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्या? आते हैं यहां पे. Since Namita already holds 29% shares, which is above the 25% limit, Regulation 3.2 क्या कहता है? When any acquirer along with PSC is already holding 25% or more shares and intends to acquire more than 5% shares in a financial year, they have to give an open offer. SEBI substantial acquisition statement regulation, and by virtue of conversion of warrant has acquired an additional 8%. 8% कैसे हुआ समझ में आया ना? 29% से 37% हुआ है, which is above 5%, and she is required to make a public announcement for the open offer. तो क्या ओपन ऑफर देना पड़ेगा? जी हां, ओपन ऑफर देना पड़ेगा. हमने जो अभी तक ट्रांजैक्शन देख रहे थे, एक केस में 3% था, प्लस 3.95% था, प्लस 2% था, तो ओपन ऑफर देना पड़ा था. लेकिन ये 2% इंटर से रिलेटेड था, तो ये एग्जम्पशन में आ गया, तो ओपन ऑफर नहीं देना पड़ा था. लेकिन यहां पर इंटर से रिलेटेड का कुछ बात ही नहीं है. एक प्रमोटर है, उनको वारंट मिलते हैं जिनसे उनका कंट्रोल बढ़ गया है 8% से इन फाइनेंशियल ईयर, तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट इतना सा है. Second, would the obligation to make an open offer applies to Namita in view of the fact that the aggregate promoter shareholding post conversion does not reach the stipulated threshold under takeover code? कि ये कह रहे हैं कि ओवरऑल प्रमोटर लिमिट जो है ना, उसमें कुछ थ्रेशोल्ड में चेंज नहीं आया है, तो फिर भी क्या ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्या? भैया देना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी देना पड़ेगा. अब क्या कहते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द क्वांटम ऑफ एक्विजिशन, the gross acquisition alone shall be taken into account regardless of any intermittent fall in shareholding of voting right, whether owing to disposal or dilution of fresh shares. Further, Regulation 3.3 of Takeover provides that acquisition of share by a person such that individual shareholding of such person acquiring exceeds the threshold shall also be attracting the obligation to make an open offer. मैं आपको रेगुलर लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया था कि इंडिविजुअली भी देखा जाएगा. तो जब मैं प्रमोटर ग्रुप में हूं तो एज अ ग्रुप भी देखा जाएगा और इंडिविजुअली भी देखा जाएगा. अगर इंडिविजुअली मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ रहा है तो मुझे ओपन ऑफर देना ही पड़ेगा, irrespective of whether there is change in aggregate shareholding or not. ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले से. Hence, in view of the above provision requiring gross acquisition and individual shareholding to consider for proposal of takeover code, even though the conversion of warrant by Namita does not cause the aggregate promoter shareholding to breach, भले ही overall breach नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी Namita in its individual capacity would be required to make an open offer. यहां से यहां तक रीड करो, याद करो, ये हमने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर कहां पे पढ़ा था? जहां पे आपका वो टॉपिक पढ़ा था हमने, ग्रॉस एक्विजिशन कंसिडर करेंगे, नेट नहीं करेंगे. उसी पेज पे आपको मिल जाएगा कि इंडिविजुअली भी अगर अट्रैक्ट होता है तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा. तो यहां पर ये कहते हैं कि अगर 2-3 प्रमोटर हैं, मेरा एक प्रमोटर और मैंने कुछ शेयर्स खरीदे और उस कारण से मोर देन 5% फाइनेंशियल ईयर हो चुका है, बट ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग का देखें तो कुछ लोगों ने बेचे भी होंगे. इसके एग्जांपल में मतलब बेचने वाले ने 1% बेचे, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि बाकी प्रमोटर ने शेयर्स बेचे और ओवरऑल मैंने लिमिट ब्रीच नहीं की है, फिर भी मुझे ओपन ऑफर एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी देना पड़ेगा. तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी फॉलो करना पड़ता है. रीड दिस फ्रॉम हियर टू हियर. वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीट हो सकता है एंड अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आएगा तो हम उसको हैंडल कर लें. सही है. तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नमिता ने ब्रीच किया तो उनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा. व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इफ एनी
withheld to comply with. क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नमिता को कंप्लाई करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर हमारा वही रेगुलर कि अगर आपके पास 5% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं और आपका चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 2% का हुआ है तो आपको डिस्क्लोजर देना है टू द टारगेट कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 ट्रेडिंग डेज. यस, रेगुलेशन 29 में डिस्क्लोजर पढ़ा है. 29(1) कहता है कि अगर कभी भी आपने 5% टच किया किसी भी कंपनी में तो आपको डिस्क्लोजर देना है. और 29(2) कहता है कि एक बार आपके पास 5% या उससे ज्यादा शेयर्स हो गए तो जब भी चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 2% की हुई तब भी आपको डिस्क्लोजर देना है. आई होप यू रिमेंबर. तो सिंस इन केस में इनका चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 2% से हुई है तो इनको डिस्क्लोजर देना है टू स्टॉक एक्सचेंज टारगेट कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज. इजी पीजी. आई होप गुड. ठीक है गुंडे, अच्छे से करने सारे क्वेश्चंस को ताकि यूल बी सुपर डुपर सेट. देयर आर ओनली 31 क्वेश्चंस. वी आर ऑलरेडी डन विद 6 क्वेश्चंस. अरे पता भी नहीं चलेगा और हम सारे कंप्लीट कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा. ठीक है ना. एंड वंस दिस सेशन इज डन जस्ट पिक दिस पीडीएफ, रीड इट एंटायरली वंस एंड यू विल बी ऐसा सुपर डुपर सेट. यू कैन मार्क द क्वेश्चन समवेयर कि मुझे सेकंड रिवीजन में अब सिर्फ इन क्वेश्चन को देखना है. तो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि बहुत सिंपल है उनको अगली बार मत देखिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट वालों को देख लीजिएगा. अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बहुत ही प्यारा सा, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंडीशनल ऑफर. चलो अच्छे समझना, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, पढ़ते हैं. बहुत पुराना है. एक दिसंबर 14 10 साल पहला और एक जून 16 वो भी ऑलमोस्ट 10 साल पहले का क्वेश्चन है. समझते हैं अच्छे से क्या कंडीशनल ऑफर क्या होता है. पूरी क्लास का फोकस यहीं पे. कंडीशनल ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर जिसके अंदर जो अक्वायरर है वो एक कंडीशन लगा देता है. अक्वायरर एक कंडीशन लगा देता है कि मैं ओपन ऑफर दे रहा हूं 26% का. मैं इस 26% के ओपन ऑफर में कुछ भी शेयर सिर्फ तब खरीदूंगा. मैं इस 26% के ओपन ऑफर में आई एम गोइंग टू बाय एनी शेयर ओनली इफ आई गेट दिस मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. आई रिपीट अगेन, अक्वायरर अपने ओपन ऑफर में कंडीशन लगा देता है कि मुझे इतना मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए ही चाहिए. दैट इज टर्म्ड एज अ कंडीशनल ऑफर. कंडीशनल ऑफर में जो चेकर है वो कीवर्ड ढूंढेगा मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. तो अगर मैंने मेरे ओपन ऑफर में मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का टर्म रखा है तो ये हो जाएगा कंडीशनल ऑफर. चलो इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं. क्या होता है, कभी कभी मैं एक अक्वायरर हूं, आई एम अक्वायरिंग से मेरे पास किसी कंपनी के 0% शेयर्स हैं. अब मुझे उसके 50% शेयर्स चाहिए. तो मैंने मान लो किसी से 30% शेयर खरीद लिए. अब मैं ओपन ऑफर दूंगा फॉर 26% शेयर. तो आइडियली मैं क्या चाहता हूं, उस ओपन ऑफर में मुझे 26% शेयर्स भी मिल जाए और मेरे पास उस कंपनी के 56% शेयर हो जाए और कंट्रोल मेरे पास आ जाए. However, मैं 30% तो अक्वायर कर सकता हूं मेरी मर्जी से. जब मैं ओपन ऑफर दे रहा हूं टू अक्वायर 26%, पब्लिक मुझे बेचे या ना बेचे तो पब्लिक का चॉइस है ना. मान लो मैंने 30% तो अक्वायर कर लिए प्रमोटर से, फिर ओपन ऑफर दिया. ओपन ऑफर में पब्लिक ने मुझे सिर्फ 5% शेयर ही बेचे. मैंने ओपन ऑफर दिया फॉर 26% पर पब्लिक ने बेचे ही नहीं, मुझे सिर्फ 5% शेयर्स बेचे. तो मेरे पास तो ऑलरेडी 30 थे एंड 5 ये, मैं तो 35 पे अटक जाऊंगा ना. जब 35 पे हाय रब्बा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो 35 पे अटक गया, मुझे तो 51 चाहिए था कंट्रोल के लिए. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेकर आए हैं कंपीटिंग ऑफर. तो एज एन एक्वायरर आई कैन टेल यू, हे प्रमोटर, मैं आपके 30% शेयर खरीद रहा हूं, फिर मैं ये ओपन ऑफर दे रहा हूं, पर ये सब कंडीशनल है कि मुझे पब्लिक से कम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. आई कैन कीप एनीथिंग, आई कैन कीप 21%. तो आई हैव केप्ट 21% के पब्लिक को जो मैं 26% का ओपन ऑफर दे रहा हूं उसमें मुझे कम से कम 21% तो चाहिए ही चाहिए. अगर 21% से कम मिला तो ना तो पब्लिक का एक भी शेयर खरीदूंगा, ना ही प्रमोटर आपके 30% शेयर खरीदूंगा. ना तो प्रमोटर के 30% शेयर जिससे ट्रिगर हुआ है वो भी नहीं खरीदूंगा और पब्लिक से एक भी शेयर नहीं खरीदूंगा अगर मेरा मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस से कम आया तो उससे अक्वायरर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है. ईदर ही विल रीच एट 51 और 0. तो उसका ऐसा नहीं होगा कि पैसा अटक गया किसी कंपनी में. तो व्हाट इज कंडीशनल ऑफर? कंडीशनल ऑफर मींस एन ऑफर व्हिच हैज अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. अगर मिनिमम ऑफ लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस टच नहीं हुआ सो अक्वायरर डज नॉट अक्वायर एनी शेयर्स फ्रॉम पब्लिक एंड इवन फ्रॉम द ट्रांजैक्शन विच इज ट्रिगर्ड द ओपन ऑफर. ना तो वहां से कुछ खरीदूंगा ना इस पब्लिक से कुछ खरीदूंगा अगर मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो. जबरदस्त कंसेप्ट है. आते हैं यहां पे क्या लिखा है. कंडीशनल ऑफर का रेगुलेशन होता है रेगुलेशन में 19. An acquirer may make an open offer conditional as to minimum level of acceptance. तो conditional open offer एक ऐसा open offer होता है जिसमें minimum level of acceptance है. Provided that where the open offer is pursuant to an agreement, open offer हो रहा है pursuant to an agreement, such agreement shall contain a condition to the effect that in the event the desired level of acceptance of open offer is not received, मुझे मेरा desired level of acceptance नहीं मिला, the acquirer shall not acquire
एनी शेयर्स अंडर द ओपन ऑफर, ना तो मैं ओपन ऑफर में कोई शेयर खरीदूंगा एंड ना ही अग्रीमेंट में से कोई शेयर खरीदूंगा, अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर। तो ना तो मैं ये प्रमोटर के शेयर्स खरीदूंगा 30% जिससे कि ट्रिगर हुआ, और ना ही मैं ओपन ऑफर से कुछ भी शेयर खरीदूंगा अगर मुझे मेरा मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिला। एक ऐसे ऑफर को कहा जाता है कंडीशनल ऑफर। तो कंडीशनल ऑफर इज एन ऑफर विच हैज अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। कोई भी ऑफर जिसमें मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है उसे कहेंगे कंडीशनल ऑफर। मजेदार कंसेप्ट है। आई वेट हियर फॉर अ मिनट, रीड इट अप, फिर आगे बढ़ेंगे। रीड लो एकदम मजे से। सही है। सो एनी ओपन ऑफर विच हैज अ कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, द कीवर्ड इज गोइंग टू बी मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस हमने लगा दिया है तो वो हो जाएगा कंडीशनल ऑफर, और वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स अगर नहीं मिले तो ना तो एक भी शेयर हम खरीदेंगे, अजी कहां से, ना तो एक भी शेयर हम खरीदेंगे ओपन ऑफर से, ना ही उस अग्रीमेंट से विच इज ट्रिगर्ड द ओपन ऑफर। चलो, इसके बाद में आता है हमारा सेबी। Next question number 8. The SEBI Substantial Acquisition and Shares and Takeover Regulation 2011 provides some mechanism for automatic exemption from making mandatory offer of other than the interstate transfer among the promoter. Briefly state four such situation. बड़ा easy question है। इन्होंने कहा कि एक तो exemption ये होता है इंटर से among promoter, इसके अलावा और भी बहुत सारे exemption आ रहे हैं। हाँ, 20 exemption तो हमने याद कर रखे हैं, याद है ना, 20 exemption तो ऐसे याद किए थे हमने। तो ये जो भी एग्जाम्पशंस हैं ये बहुत सारे हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई भी 4 बता दो, तो आप कंफर्टेबली कोई भी 4 बता सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन। अब वापस सेम चीज, अब समझना, आई डोंट एग्री विद देयर आंसर अ लिटिल। ये जो इंस्टीट्यूट का आंसर है मैं उससे अग्री नहीं करता, हाउएवर आपको बताता जरूर क्वेश्चन क्या है। जनरल एग्जाम्पशन अंडर रेगुलेशन नंबर 10 एंड एग्जाम्पशन बाय सेबी अंडर रेगुलेशन 11। रेगुलेशन नंबर 10 में जनरल एग्जाम्पशन है, मतलब जो हम लोगों ने पढ़े इतने सारे कि इंटर से अमंग प्रमोटर, इंटर से इमीडिएट रिलेटिव, अंडर राइटर, मर्चेंट बैंकर वाला पॉइंट, सी का रेगुलेशन, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट का पॉइंट, आईबीसी का पॉइंट, हमारा जो राइट इश्यू के अंदर होता है वो वाला पॉइंट हो गया, शेयर फॉर फ्यूचर पॉइंट, जो इतने सारे पॉइंट हमने एग्जाम्पशन के पढ़े थे वो सब पॉइंट्स आते हैं रेगुलेशन नंबर 10 में, जिसे कहते हैं जनरल एग्जाम्पशन। और रेगुलेशन 11 क्या कहता है, एग्जाम्पशन बाय सेबी, ये कहता है कि ये तो हमारे जनरल एग्जामिनेशन होगा रेगुलेशन 10 में। रेगुलेशन 11 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सेबी से कोई एग्जामिनेशन चाहिए तो वो सेबी को अपने पूरे फैक्ट्स की डिटेल देके एक अच्छा खासा अमाउंट नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट सेबी को देके एग्जामिनेशन मांग सकता है। सेबी को ठीक लगा तो सेबी उसको एग्जामिनेशन देगा। ये जो एग्जामिनेशन बाय सेबी है ये है रेगुलेशन नंबर 11 में, और जो ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन है वो जो जनरल एग्जामिनेशन है वो है रेगुलेशन 10 में। तो इन्होंने लाइन कह दी दे आर वन एंड द सेम। ठीक है, अब ये तो बहुत समझने की बात है वेदर दे आर वन एंड द सेम और नॉट। अब इसको मॉडल आंसर आईसीएसआई ने कैसा दिया है, एग्जाम्पशन ओपन ऑफर, एग्जाम्पशन में भी ऑटोमेटिक और एग्जाम्पशन बाय सेबी। सही है, ऑटोमेटिक इज रेगुलेशन 10 जिसको जनरल एग्जाम्पशन कहते हैं, एंड एग्जाम्पशन बाय सेबी रेगुलेशन बाय 11। रेगुलेशन नंबर 10 प्रोवाइड्स फॉर ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेकिंग ओपन ऑफर टू शेयरहोल्डर ऑफ टारगेट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्विजिशन। अब सर्टेन में वो सारे आ गए जो हमने पढ़े, इसमें आपका बायबैक, फॉरफीचर, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, इनहेरिटेंस के कारण जो हो रहा है, मर्चेंट बैंकर के एक्विजिशन पे, अंडर राइटर पे, इंटर से प्रमोटर, इंटर से इमीडिएट रिलेटिव, ये सब आ गए। और रेगुलेशन 11 कहता है सेबी मे फॉर रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम द ऑब्लिगेशन मेक एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज सेबी डीम फिट टू इंपोज इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट। कि जब भी नीड फील होगी तो हम लोग सेबी को, जब भी नीड फील होती है तब सेबी अकॉर्डिंगली एग्जाम्पशन दे सकता है। आपको सेबी को अप्लाई करना होता है विद अ नॉन रिफंडेबल गुड अमाउंट ऑफ फीस, जो हमने पढ़ा है। अब लास्ट लाइन से मैं अग्री नहीं करता हूं, यहां तक तो सब सही लिखा कि ऑटोमेटिक जो लॉ में दे रखे हैं क्लियर, एग्जाम्पशन बाय सेबी उसके लिए मैं अप्लाई करना पड़ता है। लास्ट में उन्होंने क्या लिख दिया, कंसिडरिंग द अबव डिस्कशन इट इज इनकरेक्ट टू से दैट जनरल एग्जाम्पशन अंडर रेगुलेशन 10 और एग्जाम्पशन सेबी आर वन एंड द सेम। इससे मैं अग्री नहीं करता कि ऐसे आंसर नहीं लिखना चाहिए।
कभी भी आप एग्जाम में आंसर लिखो ना तो ऐसा इनकरेक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, आप अपने हिसाब से लिख दो। राइटिंग अ लाइन इन द एग्जामिनेशन दैट इट इज इनकरेक्ट इज रिस्की, तो ऐसे आपको नहीं लिखना चाहिए। ये भले मैंने लिख के दिया है बिकॉज मैं आईसीएसआई की गाइडलाइन आंसर को कॉपी कर देता हूं, लेकिन आपको आइडियली एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना चाहिए, यस नो करेक्ट इनकरेक्ट अवॉइड करना चाहिए। आपको एंड में कैसे लिखना चाहिए था, ये लाइन पूरा लिख दो दैट regulation number 10 provides for automatic exemption whereas regulation number 11 provides for specific exemptions by SEBI, बस इतना सा। तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट या रॉन्ग ऐसा हमें अवॉइड करना है एग्जामिनेशन में टू मेक श्योर कि हमारे एकदम से जीरो ना मिल जाए। चलो बंडो, विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, इजी से इजी आ रहा, तूफान, आपको मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। रीड दिस क्वेश्चन, यू कैन योरसेल्फ आंसर द क्वेश्चन। याद करो एग्जामिनेशन में पॉइंट पढ़ा था हमने, रीडो। The acquisition of shares resulting from invocation of pledge by public financial institution is exempted from open offer obligation। जी हां, अगर कभी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी को लोन दे रखा है, वो लोन रीपे नहीं कर रहा है, तो हम उसने जो हमें सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेज रूप में सिक्योरिटी दे रखे, हम उसको बेच के अपने नाम पे कर सकते हैं और यहां पर ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ट्रिगर नहीं होगा। रेगुलेशन नंबर 10 जनरल एग्जम्पशन में ये कवर्ड है। क्या बोलो तारा रारा। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन ऑन एग्जम्पशन। नलिन एस्टेट लिमिटेड is a listed company, बेस्ट है। द प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डर इन द टारगेट कंपनी इज 47%, ठीक है, तो प्रमोटर ग्रुप के पास 47% शेयर्स है। इट प्रपोजेस टू ट्रांसफर 2% शेयर्स हेल्ड बाय वन प्रमोटर टू अनदर प्रमोटर, तो 47% है, उसमें से 2% ट्रांसफर करना चाहते हैं। The target company sought your advice as a practicing CS on the applicability of exemption provided under SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulation 2011 for making a compulsory open offer। आप बताओ कि आप कंपल्सरी ओपन ऑफर देने की जरूरत है क्या? रेगुलेशन वापस वही आ जाएगी 3 सब रेगुलेशन 3 जो यही 3 सब रेगुलेशन 2 जो यही कहेगा when any acquirer along with PSE is already holding 25% or more shares in the target company and intends to acquire up to 5% shares, acquisition of up to 5% shares, then no open offer is required। तो यहां पर सिर्फ 2% का ट्रांसफर है, तो ओपन ऑफर देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि अगर वो हमसे पूछ लेते कि क्या डिस्क्लोजर देने की जरूरत है, तो डिस्क्लोजर भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्लोजर भी देना होता है मोर देन 2%, मोर देन 2% पे ओपन ऑफर देना होता है, तो यहां पे ओपन ऑफर भी देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहां पर आता है as per regulation 10(a)(2) of SEBI substantial acquisition shares and takeover regulation 2011 the following acquisition shall be exempt। हमें ओपन ऑफर देने की कोई जरूरत ही नहीं, यहां तक कि एप्लीकेबल ही नहीं होगा हमारे ऊपर, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एंड ये यहां पर हमें कहते हैं the acquisition pursuant interested transfer of shares among qualifying person being person named as promoter filled in target company for not less than 3 years from the proposed transaction। चलो इन्होंने यहां पे कैसे कहा है, इन्होंने कह दिया क्योंकि ये एक इंटर से ट्रांसफर अमंग प्रमोटर तो एग्जाम्प्टेड है। मैं बेटर आंसर की ड्राफ्टिंग बताता हूं जो एग्जाम में आप लिख सकते हो। देखो एंड में ओपन ऑफर नहीं देना ये बात तो सही है, लेकिन इसको और बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं आप सबसे पहले कि ये ट्रिगर पॉइंट को ट्रिगर ही नहीं करता है। ट्रिगर पॉइंट तब होगा जब मोर देन 5% का ट्रांसफर करोगे आप एक पर्टिकुलर ईयर में, तब तो ट्रिगर होगा। ट्रिगर होता अगर तब हमें एग्जाम्पशन की जरूरत पड़ती है और हम कहते हैं कि एग्जाम्पशन एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज इट इज एन इंटर से ट्रांसफर अमंग प्रमोटर। बट यहां पे आप आंसर में लिखो सबसे पहले तो कि पूरा का पूरा अपना रेगुलेशन नंबर 3 एक्सप्लेन करो कि अगर कभी भी एक्वायरर अलॉन्ग विद पीएससी जिनके पास 25% और मोर शेयर्स हैं और वो ट्रांसफर करते हैं, एक्वायर कर रहे हैं, चेंज इन ओनरशिप पूरा मोर देन 5%, तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। इस केस में तो मोर देन 5% का चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ओपन ऑफर देना ही नहीं पड़ेगा। हाउएवर दिस ट्रांजैक्शन इज आल्सो कवर्ड अंडर रेगुलेशन 10 जनरल एग्जम्पशन वेयरइन इफ प्रमोटर इंटर से ट्रांसफर करते हैं जो 3 सालों से प्रमोटर हैं, तो वहां पर भी ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन आती नहीं है। दिस वुड हैव बीन बेटर आंसर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आपको इसका कंक्लूजन सेम आ रहा है। कभी भी हम गाइडलाइन आंसर देखें तो घबराना नहीं है, बस समझना है आपका आंसर इससे थोड़ा सा अलग हो सकता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम 12th पे जाना है। देखो मैं आपको बताऊं, सिर्फ 2 और थ्योरी को एक ही है, ये वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया है यार। सिर्फ एक थ्योरी क्वेश्चन है, उसके बाद में 3 न्यूमेरिकल भी। अरे बड़ा ही मजा आएगा। और फिर ब्लू क्वेश्चंस, अरे
पता ही नहीं चलेगा और चीजें हो जाएगी। जस्ट बी विथ मी, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। अरे तो बहुत ही ईजी है। The voting share of Vaibhav Pharma Limited, which is one of the promoter company of Purvi Adhesive Limited, has increased beyond 25% of total paid up capital of the company due to buyback of shares. मैं 24% में मजे से बैठा था। I was holding 25% shares of the company, मैं मजे से बैठा था और तभी क्या हो गया, कंपनी ने बायबैक कर दिया, तो अपने आप मैं थोड़ा सा आगे आ गया और अब मैंने 25% का लिमिट ब्रीच कर दिया। क्या मुझे ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्या? एग्जाम्शन में पढ़ा है हमने कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया और कंपनी के बायबैक के कारण मेरा ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन मेरा 24% टच हो जाता है, तो ओपन ऑफर भले ट्रिगर होता होगा, मुझे एग्जाम्शन में कवर कर देंगे। उसकी कुछ कंडीशंस यहां पे हम लोग देख लेंगे। SEBI issued a show cause notice to VPL alleging that they had to make a public announcement to acquire shares of the company and by not doing so they violated takeover code giver comments। तो यहीं पे लिखना है भैया कि बायबैक अगर कभी भी कंपनी का होता है और बायबैक के कारण या फोरफीचर के कारण, दो अलग अलग एग्जाम्पशन है। मेरे पास किसी कंपनी के 23% या मेरे पास किसी कंपनी के 24% शेयर्स थे और मैं मजे से बैठा था, तभी क्या हुआ, उस कंपनी ने बायबैक कर लिया। तो मेरे पास मान लो किसी कंपनी के 24,000 शेयर्स थे आउट ऑफ कंपनी के 1 लाख शेयर्स, तो आई वॉज होल्डिंग 24% ना, तो ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन थी नहीं। तभी इस कंपनी ने या तो शेयर फोरफीचर करके कैंसिल किया या बायबैक कर लिया और अब कंपनी के टोटल शेयर्स ही होगा 90,000। अब उसमें से आई एम होल्डिंग 24,000 शेयर्स, तो ये तो 25% से ज्यादा का हो गया ना मेरा कंट्रोल। तो बायबैक के कारण मेरा कंपनी के अंदर ओनरशिप कंट्रोल हो गया 25% और मोर। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ हो चुका है कि बायबैक के कारण मेरा कंट्रोल 25% उससे ज्यादा हो चुका है, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या मुझ पे ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन आएगी क्या? लॉ कहता है कि ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन एक बार आ तो गई, ट्रिगर तो हो गया, लेकिन रेगुलेशन नंबर 10 का एग्जाम्शन में आप कवर हो जाते हो जनरल एग्जाम्शन में कि बायबैक के कारण अगर ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ट्रिगर होती है तो आपको ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आएगी नहीं, यू विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू गिव ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन। सही है। अब इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो यहां पे पढ़ लेते हैं, एकदम सिंपल कि अगर बायबैक के कारण ट्रिगर हुआ है तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, यू विल बी एग्जम्प्टेड, बट एग्जाम्शन मिलेगा ऑन कंप्लायंस ऑफ दीज 4 कंडीशन। क्या कंडीशन है देखते हैं। सच शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर नहीं है, ये गांव के शेयर होल्डर नहीं है, ये शेयर होल्डर ही है। जस्ट शेयर होल्डर हैज नॉट वोटेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग बायबैक, कि जब बायबैक का जनरल मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था, आई हैड नॉट वोटेड इन फेवर, ये पहला कंडीशन। दूसरा, वोटिंग पोस्टल बैलेट से हुई है, कि हाँ भाई वोटिंग तो पोस्टल बैलेट से हुई है। तीसरा, where a resolution of shareholder is not required for buyback, such shareholder in his capacity director or any other interested director is not voted in favor of the resolution। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन से बायबैक हो रहा है, अगर बायबैक बहुत कम होता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से भी हो सकता है ना, 10% से कम, तो अगर बायबैक बोर्ड रेजोल्यूशन से हो रहा है तो उस केस में भी, बायबैक अगर बोर्ड रेजोल्यूशन से हो रहा है तो उस केस के अंदर भी ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। अगर बायबैक हो रहा है बोर्ड रेजोल्यूशन से भी, तो भी मैंने वहां पे जाके फेवर में वोट नहीं किया है। और लास्ट, the increase in voting right does not result in an acquisition of control by shareholder over the target company। ये जो मेरा शेयर होल्डिंग बढ़ा है 24% से 26% हो गया, ऐसा नहीं हुआ है कि अब मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल ही आ चुका है, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल मेरे पास नहीं आया। इसके कारण अगर ये चारों कंडीशन कंप्लाइड है तब यू विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। चलो अच्छे से सुनना, अगर कभी भी कंपनी में बायबैक हो गया और बायबैक होने के कारण आया वो स्टैंडिंग कंफर्टेबली, मेरे ऊपर मुझ पे ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन थी नहीं, मैंने कोई शेयर एक्वायर नहीं किए, बट बाकी लोगों ने शेयर बेच दिए, इसके लिए मेरा लिमिट ब्रीच हो गया और अब मेरे ऊपर 25% ज्यादा ट्रिगर हो चुका है, तो क्या मुझे ओपन ऑफर देना पड़ेगा क्या? तो लॉ कहता है अगर बायबैक होने के कारण आपका एक्विजिशन थ्रेशोल्ड से टच हो गया, देन अगर ये आप ये चारों कंडीशन कंप्लाई करते तो आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। क्या चारों कंडीशन? पहली दो तो बहुत ईजी है, अगर जनरल मीटिंग में डिसीजन हो रहा था बायबैक का, आपने फेवर में वोट नहीं किया, अगर बोर्ड मीटिंग में डिसीजन हो रहा था तो भी आपने फेवर में वोट नहीं किया, ये 2 पॉइंट। उसके बाद में एक पॉइंट हो गया ये कि शेयर होल्डर की मीटिंग की जो डिसीजन है वो पोस्टल बैलेट से लिया गया है। एंड लास्टली, ये एक्विजिशन से यू आर नॉट एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको कंट्रोल मिल रहा है, तो उन सर्कमस्टांसेस में यू विल बी एग्जम्प्टेड। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एक बार स्टार मार्क कर लेने चाहिए, जिनको आप अपने अगले रिवीजन में भी एक बार गो थ्रू जरूर करो, बट काफी आसान है। और यहां पर हमारे 13 के 13 क्वेश्चन हो जाते हैं डन। इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये थ्योरी क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी लगे हाथ कर लेते हैं। वैसे तो हमारे न्यूमेरिकल के सेपरेट सेशंस हैं जिसमें हमने सारे न्यूमेरिकल किए हैं और एक घनघोर तरीके से किए हैं, लेकिन बिफोर गोइंग देयर ये वाले 3 क्वेश्चंस यहीं पे करके देख लेते हैं, काफी से आसान है, आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे हम सेइंग, और टेक ओवर कोड के सारे पास से क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कितना कुछ नया सीखने को हमें यहां पे मिल जाता है।
दैट टेक ओवर कोड के अंदर रेगुलेशन नंबर, कभी कभी पास्ट ईयर क्वेश्चन गो थ्रू करते करते रेगुलेशन नंबर याद हो जाता है कि रेगुलेशन नंबर 10 जनरल एग्जाम्पशन का है, रेगुलेशन नंबर 11 एग्जाम्पशन बाय सेबी का है, और रेगुलेशन नंबर 3 तो हर आंसर में आ रहा है ना। रेगुलेशन नंबर 3 कौन सा है हमारा? ओपन ऑफर ट्रिगर करने का। मजेदार चीज। चलो गुंडे, यहां पर आते हैं हम लोग अबाउट एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में हम लोगों ने रेगुलर बैच में पढ़ा था, यहां तक कि इनमें से कुछ न्यूमेरिकल मैंने रेगुलर बैच में करा भी दिया आपको, बट फिर भी एक बार आके देखते हैं। सबसे पहले एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रेफर्ड शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रेफर्ड शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गधे। और एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है वापस एक बार मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट, आराम से बैठा, आराम से बैठ, प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रेफर्ड शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले तो आपको एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला याद करते ही आपका आधा काम हो जाता है, फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना होता है। गधे 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 गधों। अरे मैंने कहा था ना कि टाइम वेस्ट मत करो, इधर ही थे सब लोग, कोई दूर से नहीं आया। पक्की बात? रोहन आप भी लाइब्रेरी में ही थे? पक्की बात? चलो बैठो, ब्लू क्वेश्चन शुरू ही होने वाले हैं, आ जाओ। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला, एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रेफर्ड स्टॉक। तो पहले तो ये याद रख लेना है। अफ अभी तक तो मैं ऐसे ही घूम रहा था। पागलों। अरे गधों, मुझे बता आप लोग रोज आने वाले हो क्या? तो मैं अकॉर्डिंगली फिर टाइम कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, ठीक है? बेस्ट है, बहुत ही अच्छा। और सब लोग पास में रहते, कोई दूर से नहीं आ रहा है, सब लाइब्रेरी वाले लोग हैं, और बस खाने खाने का जैसे भी नींद आती है तो यहां आके नींद सोएंगे अपन। चलो बहुत अच्छा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रेफर्ड शेयर, ये था, और माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये है एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ये हम रेगुलर लेक्चर्स में कर चुके हैं, बट आपको एक बार वापस करना है। इसमें की इज मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है। पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं याद करो। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट प्राइस पर शेयर है 96, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहां से मिल जाएंगे। 952 इज टोटल शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू इज 2, तो 952 डिवाइडेड बाय 2, यस 476। तो इससे आपको मार्केट कैप मिल जाएगा 45,696। आप लोग करो मेहनत थोड़ी सी, फिर इसके अंदर आप ऐड करोगे, पूरा एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे, डेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रेफर्ड शेयर्स माइनस करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आंसर निकाल के बताओ। आप लोग सोच रहे हो गलत टाइम पे 5 मिनट बाद आना चाहिए था। जल्दी जल्दी, हाँ कहीं पे स्क्रिबल करो, कोई रफ कॉपी पेज पेपर कहीं ना कहीं स्क्रिबल करो एंड गेट मी द आंसर। ए ऑनलाइन सब लोग एंटरप्राइज वैल्यू के 3 क्वेश्चंस बैक टू बैक करेंगे हम लोग, तो फटाफट स्क्रिबल करो। पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखो पहले, फिर उस फॉर्मूला में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करो। आपका कहना है 48,000, देख लेंगे हम। बाकी लोग सब भी कैलकुलेट करो। चलिए आंसर निकाला सबने एक बार? 10 मोर सेकंड्स के लिए वेटिंग, आंसर निकालो। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आंसर निकल गया तो ऐसे 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 क्लिक कर लो, स्क्रीन पे आगे चले जाओ।
चलो स्क्रीन पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रेफर्ड शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स सबसे पहले 476 लाख, ये कैसे आ रहा है हमारा, इससे टोटल शेयर कैपिटल 952 और एक शेयर का फेस वैल्यू है 2, तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं 476। 476 96 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ चुका है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप में आपने ऐड कर दिया एक एक करके ये सब, लेस कर दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यू गेट 48,569। वेरी 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 इजी। बट नहीं, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th वाला, ये आप लोग ट्राई करो। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्राइज वैल्यू? फॉर्मूला ही लिखना है आपको, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ दिस कंपनी। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹1600 लाख, फेस वैल्यू 2 रुपीज। तो इससे हमें समझ में आ रहा है 800 लाख इनके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना, सिंपल। मार्केट प्राइस पर शेयर 125, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 125, इससे मार्केट कैप तो यही आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रेफर्ड शेयर, कैश इन हैंड, कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट असेट, ये क्वेश्चन है, करना है। फॉर्मूला एक बार वापस लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रेफर्ड शेयर्स माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब तो बहुत इजी है, करो आप खुद से, गेट एन आंसर, फिर हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। लिख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है आपका। 50, ज्यादा नहीं है, हाँ बहुत कम नहीं हो गया, 5075 लाख। $800 इंटू 125 कितना है? हाँ हाँ, 800 इंटू 125 करो ना, आप तो लाख में रखो ना। 800 इंटू 125 कितना आ रहा है? तो ये तो 1 लाख लाख है ना। चलो देखते हैं, 5 more सेकेंड आई एम वेटिंग। मार्केट कैप का कैलकुलेशन करके उसके बाद तो बस एडलेस करना है। क्लोज। चलो, मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रेफर्ड शेयर माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए कि हमें सबसे पहले मार्केट कैप निकालना है। तो हमारे पास 800 लाख शेयर्स हैं और 125 एक शेयर का प्राइस है, तो 1 लाख ये मार्केट कैप आ चुका है, 1 लाख। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक चीज को एडजस्ट करेंगे। तो इन्होंने बता दिया इनका माइनॉरिटी इंटरेस्ट 275 लाख है, तो 275 लाख ऐड कर दिया। प्रेफरेंस शेयर 4200 है, 4200 ऐड कर दिया। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेस करना है, तो 72 लाख लेस कर दिया और 3 लाख लेस कर दिया है। अब इन्होंने यहां पे 63 लाख ले लिया है, बस यहां पे कुछ मिसप्रिंट होगा शायद। 63 लाख लेस कर दिया है, ये दोनों लेस किए हैं, समझ में आ रहा है ना। ये आपको प्लस दिख रहा है बट वो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये दोनों को लेस किया है। ये करने से आपका 104,340 आ गया है। आपका आंसर थोड़ा सा अलग आ सकता है, कैश इक्विवेलेंट 63 और 3 का फर्क थोड़ा, बस। तो ये 60 का यहां पे फर्क आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। आर वी गुड हियर? सो इट इज वेरी इजी एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट यू गाइस कैन ट्राई। तो एकदम जी जान से ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन जो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत स्लो एंड स्टडी, सबका आंसर सही आना चाहिए यहां पे।
बहुत सिंपल, एक्चुअली हम देखें तो कोई टफ है ही नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने दे दिया यहां पर, आते हैं स्क्रीन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 840 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 93, 39,060 लाख, ये आ जाएगा सबसे पहले आपका मार्केट कैप। अब मार्केट कैप में हमको एक एक करके ऐड करना है डेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रेफर्ड स्टॉक। अब यहां पे हमारे पास है ही क्या, हमारे पास है माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ 110, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ 110। फिर हम डेट की बात करते हैं, डेट है 2280 और 200, डेट है 2280 और 200, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 96, इसको लेस कर दिया, ये हमारा आंसर आ जाता है। इट इज वेरी इजी। एग्जाम में अगर एंटरप्राइज वैल्यू का क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही आसान है। वैसे तो हम न्यूमेरिकल को अलग से करते हैं, बट फिर ठीक है, यहां पे बात चली तो हमने खत्म कर दिया। और अब हमारे जोन में वापस आ जाते हैं अबाउट टेक ओवर कोड। आप लोगों के आने के पहले टेक ओवर कोड के सारे ग्रीन क्वेश्चन कर लिए, अब ब्लू वाले कर देंगे, बट इसमें नई चीजें सीखने की यहां पे मिल जाएगी, तो अच्छा है। सब लोग यहां पे कंटिन्यू करते हैं बहुत अच्छे से। देयर आर टोटल 31 क्वेश्चंस, वी आर ऑलरेडी एट 16, वी जस्ट हैव टू डू सम 13-14 क्वेश्चंस, वेरी इजी। पहला क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अक्वायरर, कि अक्वायरर कौन होता है, और साथ में पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कौन होता है। तो अक्वायरर और पीएससी कौन होते हैं, इनके सवाल है। तकरीबन 10 साल पुराने क्वेश्चन है ये, बट एक बार समझ लेते हैं कि अक्वायरर होता कौन है और पीएससी होता कौन है। अक्वायरर तो फिर भी आसान है। अक्वायरर मींस एनी पर्सन who directly or indirectly acquires or agrees to acquire, whether by himself or through VSC, shares, voting right or control over a target company. कीवर्ड है पहले तो ये तीन, कि अक्वायरर कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल टारगेट कंपनी में अक्वायर कर रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा एडिशनल कर दिया है कि मतलब अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली acquires or agrees to acquire, whether by himself or through PSC, shares, voting right or control. तो याद ऐसे ही रखना है, acquire refer to any person who acquires shares, voting right or control in the target company. अभी वो डायरेक्टली भी कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है, खुद से भी कर सकता है, himself through PSC भी कर सकता है, और agrees और acquires और agrees to acquire दोनों चीजें अलाउड है। अब यहां पर आता है, ये तो ठीक है, फिर आता है पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट में कौन कौन आएगा पीएसी में। अब उसकी ये बड़ी सी डेफिनेशन दी कि पीएसी में कौन कौन आएगा, हम समझने की कोशिश करते हैं। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, डेफिनेशन से ही लगता है मतलब कुछ लोग सेम उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं, लोग सबका ऑब्जेक्टिव सेम है। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, पर्सन हु with a common objective or purpose of acquisition of share, voting right or access control over a target company, pursuant to an agreement or understanding, formal or informal, directly or indirectly, cooperate for acquisition of shares, voting right or access control over a target company। मतलब क्या, शुभम सुखलेचा, मैं एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी ढूंढी हमने और उस कंपनी के शेयर एक्वायर कर रहा हूं। मैंने साथ में सलीम सर को बोला कि सलीम सर सुनो, आप भी उसके शेयर एक्वायर करना शुरू करो, मयूर सर आप भी उसके शेयर एक्वायर करना शुरू करो, ताकि हम तीनों धीरे धीरे शेयर एक्वायर कर लेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास ही कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा, पीएससी। भले ही हम लोग ब्लड रिलेटिव नहीं होंगे, कॉमन कंपनी के डायरेक्टर नहीं होंगे, लेकिन हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फॉर्मली या इनफॉर्मली एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बना दिया है, और कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए हम सब लोग शेयर एक्वायर करना चाह रहे हैं, हम सबको पीएससी बोला जाएगा। तो कभी भी कुछ लोग परसुएंट टू एन अग्रीमेंट विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, परसुएंट टू एन अग्रीमेंट। अब ये अग्रीमेंट जो है वो रिटन, ओरल, फॉर्मल, इनफॉर्मल कैसा भी होगा, बट हमने एक बार अग्रीमेंट किया है कि हम सब साथ मिलकर इस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव से किसी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करते हैं थ्रू एन अग्रीमेंट, पर्सन टू एन अग्रीमेंट, तो उसे कह देते हैं पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। ये तो जनरल बात हो गई कि कुछ भी लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए साथ में मिलते हुए किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करें तो वो हो गए पीएससी। अब जनरली ये लोग तो पीएससी होते ही हैं, इनका कहना है ये आर डीम्ड टू बी पीएससी। अब डीम्ड टू बी पीएससी में कौन आएगा, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, या अंडर द सेम मैनेजमेंट और कंट्रोल, सिस्टर कंसर्न टाइप। तो मेरी कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ये सब जो कंपनीज हैं, ये सब कंपनीज तो पीएससी मानी ही जाएगी, इजी। एक कंपनी, उसके डायरेक्टर या जितने लोग उसका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वो उसके पीएससी माने ही जाएंगे। तो कंपनी ने 20% शेयर्स खरीदा और कंपनी के डायरेक्टर ने 5% शेयर खरीदा, तो इन दोनों को मिला के बोलेंगे कि ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन आ चुका है, क्योंकि यू आर अक्वायरर अलोंग विद पीएससी। डायरेक्टर ऑफ कंपनीज रेफर टू एन आइटम 1 और 2 ऑफ द सब क्लॉज एंड एसोसिएट ऑफ सच डायरेक्टर। तो जो भी हमने ऊपर कंपनीज बताया उनके डायरेक्टर्स भी पीएससी हैं। तो मेरी कंपनी का डायरेक्टर तो पीएससी है ही है, मेरी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर भी मेरे पीएससी, मेरी सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर भी मेरे पीएससी। तो ये सब भी पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट के अम्ब्रेला में आएंगे। प्रमोटर एंड मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, सारे प्रमोटर ग्रुप हमेशा पीएससी आएंगे। मेरे
इमीडिएट रिलेटिव्स हमेशा पीएससी ही आएंगे। यहां तक याद रखना स्टूडेंट के लिए काफी लॉजिकल है। तो डीम्ड पीएससी की डेफिनेशन यहां तक याद रखनी सिंपल, एक कंपनी होल्डिंग एसोसिएट कंपनी ये हो गया, एक कंपनी उसके डायरेक्टर या मैनेजमेंट वाले लोग हो गए, जितनी भी कंपनीज कवर्ड है उनके डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट ये भी पीएससी, अपने प्रमोटर ग्रुप भी पीएससी, इमीडिएट रिलेटिव भी पीएससी। फिर जनरल सिक्योरिटी लॉ के पॉइंट आ जाते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के स्पॉन्सर ट्रस्टी ये लोग भी आपस में पीएससी होंगे, एक सीआईएस है तो वो भी पीएससी होगा, कोई मर्चेंट बैंकर उसके क्लाइंट है तो वो भी आपस में पीएससी होंगे, पोर्टफोलियो मैनेजर उसके क्लाइंट है तो वो भी आपस में पीएससी रहेंगे, बैंक फाइनेंशियल एडवाइजर स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट के साथ है तो वो भी पीएससी रहेगा, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो भी पीएससी रहेंगे। अब इन सब में देखना कॉमन चीज है, इन्वेस्टमेंट कंपनी फंड है पीएससी, बैंक फाइनेंशियल एडवाइजर स्टॉक ब्रोकर पीएससी, पोर्टफोलियो मैनेजर उसका क्लाइंट पीएससी, मर्चेंट बैंकर उसका क्लाइंट पीएससी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो आपस में पीएससी है, म्यूचुअल फंड आपस में पीएससी। ये सब वही लोग हैं जो मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड में सब लोग मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर से मैं मेरा इन्वेस्टमेंट करवाता हूं, मर्चेंट बैंकर और उसका क्लाइंट है तो उसका इन्वेस्टमेंट हैंडल कर रहा है, म्यूचुअल फंड मेरा इन्वेस्टमेंट करता है, ये सीआईएस इन्वेस्टमेंट हैंडल करता है, बैंक फाइनेंशियल एडवाइजर स्टॉक ब्रोकर मेरा इन्वेस्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट कंपनी या फंड है, तो ये सब लोग हमेशा पीएससी ही रहेंगे। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं बस लास्ट पॉइंट में, इन्वेस्टमेंट कंपनी और फंड or any person who has an interest in such investment company or fund as a shareholder or holder having not less than 10% of the paid up capital वो व्यक्ति पीएससी रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास में उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के 10% शेयर्स हैं वो भी पीएससी, मतलब मैनेजमेंट वाले लोग भी पीएससी हो जाते हैं। अब एज ए स्टूडेंट ऐसा होता है कि सर ये तो याद कैसे रहेगा, अगर कभी मान लो 10 साल बाद भी हमारे एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज एन एक्वायरर, व्हाट इज एन पीएससी, तो हमें कैसे आंसर लिखना है। सबसे पहले एक्वायरर कौन हो गया, एक्वायरर रिफर्स टू अ पर्सन जो directly or indirectly through himself or through person acting as such acquires or agrees to acquire share, voting right or control in the target company, ये याद रखना है। फिर पीएससी शुरू करेंगे, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, जनरली स्पीकिंग whenever a few people with common objective pursuant to an agreement are acquiring shares of a company to acquire control, they are person acting in concert. However, there are a few people who are deemed PSC, और डीम्ड पीएससी के पहले 3-4 पॉइंट हमको एज इट इज चिपका देने हैं। एक कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ये सब हो गया, किसी भी कंपनी के डायरेक्टर या उनका मैनेजमेंट जिसके वजह से वो पीएससी हो गया, ये जितने भी कंपनीज फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बताएं उनके डायरेक्टर्स पीएससी हो गए, हमारे इमीडिएट रिलेटिव पीएससी हो जाएंगे और प्रमोटर ग्रुप पीएससी हो जाएगा। ये हमने लिख दिया, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। So this is how we have to address अगर कभी ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट टेलीकास्ट हो जाता है 10-1 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंटरप्राइज वैल्यू। वापस वही जो हमने पढ़ा, एंटरप्राइज वैल्यू की डेफिनेशन में आपको बस फॉर्मूला ही लिखना है, देखना बस फॉर्मूला प्लस माइनस को लिखना है आपको। देखते हैं अच्छे से क्या होता है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू मींस द वैल्यू कैलकुलेटेड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी प्लस डेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रेफर्ड शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर यही चीज को फॉर्मूला के तौर पे लिख दो, एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रेफर्ड शेयर, टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 3 मार्क्स के आईसीएसआई का गाइडलाइन आंसर भी यही है। मस्त, तो फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स लेके भागेंगे हम लोग। और अगर आपको मस्ती है तो आप एक एग्जांपल दे दो, अगर आपको लगता है कि यही क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ गया तो आप एक एग्जांपल दे दो साथ में कि एग्जांपल इफ अ कंपनीज टोटल कैपिटल इज दिस, डेट इज दिस, और कैलकुलेट करके बता दो ये हो गया एंटरप्राइज वैल्यू। बट बहुत ईजी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकते हैं ना 3 मार्क्स के, तो शॉर्ट नोट के अंदर 3 मार्क्स के लिए एंटरप्राइज वैल्यू बिल्कुल आ सकता है। अरे ये जून 24 का क्वेश्चन है, एकदम अभी गर्मा गर्म पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये तो चलो बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए, ये तो अभी का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में आता है मजे से, फ्री के मार्क्स। अब चलो हम संभालते हैं अपने आप को। एक अच्छा क्वेश्चन, यू गाइस रीड दिस एंड ट्राई दिस। अगर आपका टेकओवर कोड अच्छे से पढ़ा था आपने तो आप इसको आराम से हैंडल कर लोगे। जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, अगर आप रिवीजन भी देख कर आए हैं तो आप आराम से इसको अटेंड कर लोगे। ट्राई दिस।
5 more questions, 5 more minutes. अरे 5 more seconds, मैं क्या पागल हो चुका हूं क्या? चलो बंडो, क्वेश्चन रीड किया. एक एंटिटी है, उसका सभी 2% शेयर है, कुछ तो हो रहा है, उससे उनके शेयर्स 2 से 24 हो जाएंगे. हाँ, सवाल यह है, will the transfer of share trigger an obligation to make an open offer under SEBI takeover regulation 2011 on the acquirer? क्या acquirer के ऊपर open offer आएगा क्या? ट्रिगर पॉइंट नंबर 1, ट्रिगर पॉइंट नंबर 2, कोई भी ट्रिगर नहीं हो रहा है यहां पे. तो ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 कहता है whenever acquirer acquiring such shares along with PSC in which his control his shares in the target company touches 25%. कहां हो रहा है? 24 भी तो आ रहा है. और ट्रिगर पॉइंट नंबर 2 तो वैसे भी उनके लिए बनाया जिनके पास 25% और मोर है. दिस इज रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ टेकओवर कोड. तो ये तो टच नहीं हो रहा है, तो ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन आ ही नहीं रहा है. नो जी नो, टेकओवर कोड का ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ट्रिगर नहीं हो रहा है. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर टेकओवर रेगुलेशन इफ एनी दैट द पार्टी स्कीम टू हैव टू कंप्लाई? या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. रेगुलेशन नंबर 29 या 7 या 9, यही तो पूछ रहा हूं. 2 ऑप्शन तो मैंने दे दिए. रेगुलेशन नंबर 29 टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर ये कहता है 29(1) और 29(2). 29(1) ये कहता है अगर किसी भी अक्वायरर अलोंग विद पीएससी के पास किसी भी टारगेट कंपनी के सिर्फ 5% शेयर भी आ गए तो उनको डिस्क्लोजर देना है टू स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी विद इन 2 ट्रेडिंग डेज, 2 वर्किंग डेज. और 29(2) कहता है कभी भी अगर किसी भी अक्वायरर के पास 5% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं और कभी भी चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 2% की हो जाती है, मोर देन 2%, तो भी उनको स्टॉक एक्सचेंज टारगेट कंपनी को इन्फॉर्म करना है विद इन 2 वर्किंग डेज. तो सेम चीज, क्या ओपन ऑफर आएगा ये देखते हैं. यहां पे सबसे पहले कह देते हैं कि भैया 25% पे ओपन ऑफर आता है, तो यहां पर सिंस द अक्वायर इन द अबव फैक्ट्स डज नॉट अट्रैक्ट एनी ऑफ द ट्रिगर पॉइंट, द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विल नॉट इंपोज एनी ऑब्लिगेशन टू गिव एन ओपन ऑफर. तो पहला क्वेश्चन था क्या ओपन ऑफर देना है? नहीं देना है. दूसरा क्वेश्चन है क्या डिस्क्लोजर देना है? तो ये कहते हैं यहां पर they'll be required to give an disclosure on 29(2). According to the regulation, the disclosure should be made within 2 working days to target company and stock exchange. तो अब इसको आप 29(1) भी कह सकते थे वैसे, पर 29(1) बोलो 29(2) बोलो, that's okay. 29(1) ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता था, पर ठीक है. तो डिस्क्लोजर भी देना है, डिस्क्लोजर देना है, लेकिन ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ट्रिगर नहीं हो रही है. इजी भी इजी. अब अगला क्वेश्चन हमारा फ्री इजी, वॉलंटरी ओपन ऑफर. वॉलंटरी ओपन ऑफर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. उसकी कुछ कंडीशंस होती है, बहुत अच्छा सा चार्ट बना रखा है कि वॉलंटरी ओपन ऑफर. चलो मुझे आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो वॉलंटरी ओपन ऑफर जब भी देंगे मेरे पास मिनिमम कितने शेयर्स होने चाहिए? 25%. द एलिजिबिलिटी इज ओनली अक्वायरर अलोंग विद पीएससी और होल्डिंग 25% आर एलिजिबल टू गिव वॉलंटरी ओपन ऑफर. वॉलंटरी ओपन ऑफर में मिनिमम ऑफर साइज कितना होना चाहिए? 10%. द वॉलंटरी ओपन ऑफर शुड हैव मिनिमम ऑफर साइज ऑफ 10%. देन देयर आर 3 रिक्वायरमेंट प्रायर टू वॉलंटरी ओपन ऑफर. 52 वीक्स कह रहे हो, 52 वीक्स तक हम कोई शेयर एक्वायर नहीं कर सकते मार्केट से. ड्यूरिंग दी वॉलंटरी ओपन ऑफर कोई एक्वायर नहीं कर सकते, और वॉलंटरी ओपन ऑफर होने के बाद में 6 मंथ्स तक भी आप मार्केट से कोई शेयर एक्वायर नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर अनदर वॉलंटरी ओपन ऑफर और कंपीटिंग ओपन ऑफर. ऐसा ये सब हम पढ़ते हैं. बस वही सब यहां पर है, लिखना है. यहां पर आता है सबसे पहले आपके पास 25% शेयर्स होने चाहिए पहले से. फिर यहां पे कहते हैं ओपन ऑफर कम से कम 10% का होगा. वो उन्होंने कहां लिखा है, कहीं ना कहीं लिखा होगा. फिर ये आ जाते हैं कि आपके पास में पिछले 52 वीक्स में कोई शेयर मार्केट से एक्वायर नहीं करने चाहिए. ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड कोई शेयर एक्वायर नहीं करोगे. आफ्टर द ऑफर पीरियड आप 6 मंथ्स तक कोई भी शेयर एक्वायर नहीं करोगे. लेकिन ये बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट वगैरह पे ये सब अप्लाई नहीं होता है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं. विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. यहां पर आपको मैंने बहुत अच्छे से चार्ट में एक चीज बताई थी कि अगर देखो वॉलंटरी ओपन ऑफर तो ना फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर दे सकता है ना विलफुल डिफॉल्टर, लेकिन कंपीटिंग ओपन ऑफर इनमें से एक व्यक्ति दे सकता है, विलफुल डिफॉल्टर. विलफुल डिफॉल्टर चाहे तो कंपीटिंग ओपन ऑफर दे सकता है. चलो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो लिए चलते हैं आपको उस चार्ट के ऊपर. अगर वो मिल जाता है तो ये रहा वॉलंटरी ओपन ऑफर का कंडीशन. तो सबसे पहले मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट 25% की है. मिनिमम ऑफर साइज 10% का होना चाहिए. वॉलंटरी ओपन ऑफर शुरू होने के प्रीसीडिंग 52 वीक्स तक हम कोई शेयर एक्वायर नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर अनदर ओपन ऑफर. वॉलंटरी ओपन ऑफर के दौरान हम कोई शेयर एक्वायर नहीं कर सकते. वॉलंटरी ओपन ऑफर के बाद में 6 मंथ्स तक हम कोई शेयर एक्वायर नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर अनदर वॉलंटरी ओपन ऑफर, कंपीटिंग ओपन ऑफर, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट, ये सब अलाउड है. अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो वॉलंटरी ओपन ऑफर नहीं कर सकता. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो भी वॉलंटरी ओपन ऑफर नहीं कर सकता. लेकिन विलफुल डिफॉल्टर कंपीटिंग ओपन ऑफर कर सकता है. अरे मजेदार, इजी पीजी. बस एग्जाम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाए और आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाए. आते हैं यहां पे, 12 का है ये रहा.
फिर अब कुछ नया पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया। ये ओल्ड सिलेबस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम अच्छे से पढ़ के जाते हैं ताकि एग्जाम में कुछ सरप्राइज है तो हम हैंडल कर लें। एक्सप्लेन द मोड ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय एक्वायरर। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? जैसे कि हमने कहा है कि एक्वायरर को 26% का ओपन ऑफर देना है, तो पब्लिक के शेयर एक्वायर कर रहे हैं, पब्लिक को पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? तो ये 4-5 मोड ऑफ पेमेंट है। अब इसमें जीपे, फोन पे, ये सब नहीं लिखा होगा। तो एक है कि आप कैश में पे करो, एक है आप शेयर्स में भी पे कर सकते हो ना। तो मैं आपको किसी और कंपनी के शेयर्स भी दे सकता हूं, जैसे कि अदानी ने एनडीटीवी के शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया, तो वो ये बोल सकते हैं कि हे शेयर होल्डर, हम आपको लोग कैश दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, हम आपको अदानी के शेयर दे देते हैं, ऐसा। तो मोड ऑफ पेमेंट में क्या क्या है? पहला, इन कैश, जो सबका फेवरेट है, केस, कैश में दे दो, बात खत्म। कैश का मतलब होता है बैंक अकाउंट, ये याद रखो, ये इमेजिन मत करो विमल का थैला आएगा, नहीं। तो कैश का मतलब है बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रहा है। दूसरा, बाय इश्यू, एक्सचेंज और ट्रांसफर of listed share in the equity share capital of the acquirer or any other person acting in concert। या फिर acquirer अपनी कंपनी के शेयर से भी पेमेंट कर सकता है। क्या आपकी टारगेट कंपनी को हमने एक्वायर कर लिया है, आप वो छोड़ो, हमारी कंपनी के शेयर ले लो, इस तरीके से पेमेंट हो सकता है। फर्दर, बाय इश्यू, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। मैं एक डेट इंस्ट्रूमेंट से भी पेमेंट कर सकता हूं, एक हो गया इक्विटी शेयर से, मैं मेरे डेट इंस्ट्रूमेंट से भी पेमेंट कर सकता हूं। कि अदानी ने एनडीटीवी के शेयर होल्डर्स को बोल दिया कि ये लो, हमारे डिबेंचर्स ले लो, उससे आपको पेमेंट मिल जाएगा। दूसरा, बाय इश्यू, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी। हम कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी से पेमेंट कर सकते हैं, जो आज डेट है, कल को आपके पास ऑप्शन होगा डेट रखो या इक्विटी रखो। एंड ई कहता है इनमें से ए बी सी डी के कॉम्बिनेशन से पेमेंट कर सकते हैं, थोड़ा कैश, थोड़े इक्विटी शेयर्स। याद रखने के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है कि जब भी पब्लिक शेयर होल्डर को एक्वायरर पेमेंट देगा, तो पेमेंट देने के 5 मोड। बेस्ट मोड इज कैश, दूसरा है एक्वायरर या उसके पीएससी के इक्विटी शेयर्स, एक्वायरर या उसके पीएससी के डेट इंस्ट्रूमेंट, एक्वायरर या उसके पीएससी के कन्वर्टेबल डेट, या इनका कॉम्बिनेशन। तो ये 5 तरीके से पेमेंट हो सकता है, बहुत इजी। पेमेंट की ऑप्शन बताएं। फिर आता है एक और क्वेश्चन आ गया जून 2015 में, जबरदस्ती का। स्टूडेंट को लग रहा था इसमें क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ऑफर पीरियड और टेंडरिंग पीरियड में क्या डिफरेंस होता है? क्या ऑफर पीरियड, टेंडरिंग पीरियड आर वन एंड द सेम? अब रुको, आंसर नहीं देखना है, पहले छोटा सा आंसर है बट खुद से सोचते हैं। ऑफर पीरियड क्या होता होगा और टेंडरिंग पीरियड क्या होता होगा? टेंडरिंग पीरियड होता होगा सिर्फ वो 3, 4, 5, 10 दिन जिसके अंदर पीपल कैन डिसाइड कि उनको शेयर बेचना है नहीं बेचना है, वो आके कंपनी को या स्टॉक एक्सचेंज को टेंडर कर सकते हैं। जैसे शेयर इश्यू करते टाइम ऑफर पर 3-4 दिन का, 10 दिन का ओपन ऑफर होता है ना, वैसा ही जब एक्वायरर ओपन ऑफर दे रहा है, तो जब वो ऑफर पीरियड है 10 दिन का या 5 दिन का, उसे कहेंगे टेंडरिंग पीरियड। तो सर ऑफर पीरियड क्या होगा? ये पूरा का पूरा टेक ओवर पीरियड, जब हमने अनाउंसमेंट किया है से लेकर पेमेंट कर देते हैं, इस पूरे पीरियड को बोलते हैं ऑफर पीरियड। तो ऑफर पीरियड और टेंडरिंग पीरियड में ये डिफरेंस है। रीड इट बाय योरसेल्फ। याद करोगे तो डेफिनेशंस में ऑफर पीरियड मैंने आपको बताया भी था, डेफिनेशंस में आपको ऑफर पीरियड मिल जाएगा, ध्यान से जाइए। बहुत ज्यादा आसान। टेंडरिंग पीरियड मतलब refers to the 10 working days period falling within which the offer period during which the eligible shareholder who wish to accept the open offer can tender their shares। वो जो 10 दिन का पीरियड होता है जिसमें जिन जिन लोगों को शेयर बेचने हैं वो बेच सकते हैं, वो हो गया टेंडरिंग पीरियड। और ऑफर पीरियड पूरा का पूरा टेक ओवर कोड का पीरियड, पर्टेनिंग टू पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इवेंट ट्रिगरिंग द ओपन ऑफर, जिस दिन ओपन ऑफर देने का इवेंट ट्रिगर हुआ वहां से लेकर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट कर दिया। ये पूरा जो आपका मान लो 1.5, 2, 3 महीने का पीरियड है, ये पूरा का पूरा रहेगा ऑफर पीरियड। तो मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 25% शेयर एक्वायर कर लिए, तो जिस दिन मैंने 25% शेयर एक्वायर किए वहीं पे ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ, यहां से लेकर मैं ओपन ऑफर दे दूंगा, सबका पेमेंट कर दूंगा, ये पूरा पीरियड इज टर्म्ड एज ऑफर पीरियड। और सिर्फ वो जो 10 दिन जब पब्लिक अपने शेयर बेच सकती है, दैट इज टर्म्ड एज टेंडरिंग पीरियड। ऐसे कुछ एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, ये मत सोचना आपको कुछ नया मिल गया तो, क्योंकि आपके नोट्स में या मॉड्यूल में ऑफर पीरियड इजीली मिल जाएगा आपको। तो ये मत सोचना, आप आराम से शांत मन से सोच के लिखोगे तो यू विल बी एबल टू अराइव ऑन द करेक्ट आंसर, इजी। चलो एक और वाहियात सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है। रिविजन ऑफ ऑफर प्राइस कैन बी मेड बाय एक्वायरर अपवर्ड बट दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ देयर बीइंग अ कंपीटिंग ऑफर कमेंट। अभी क्या कह रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड सिलेबस से भी ओल्ड सिलेबस में जब था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट कंसेप्ट बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन ये है, एक्वायरर
अपने ऑफर प्राइस को रिवाइज कर सकता है क्या? अक्वायरर ऑफर प्राइस को रिवाइज कर सकता है क्या? यहां पे उन्होंने क्या कहा है कि अक्वायरर ऑफर प्राइस को रिवाइज कर सकता है ओनली ड्यूरिंग द कंपीटिंग ओपन ऑफर। कि जब कंपीटिंग ओपन ऑफर है, कि कोई और व्यक्ति भी ओपन ऑफर दे रहा है, मैं भी ओपन ऑफर दे रहा हूं, कंपीटिंग ओपन ऑफर चल रहा है, तब अक्वायरर अपने ओपन ऑफर को, एग्जिट ऑफर को रिवाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये यहां पे क्वेश्चन है। रिविजन ऑफ ऑफर प्राइस कैन बी मेड बाय अक्वायरर अपवर्ड, बट दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ कंपीटिंग ऑफर। कमेंट। अभी क्या कहते हैं? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बस। irrespective of whether a competing open offer has been made, competing open offer हो या ना हो, an acquirer may make upward revision। upward revision कर सकता है, लेकिन याद करो टेंडरिंग पीरियड शुरू होने के एक दिन पहले तक बस। तो upward revision allowed है to the number of shares ought to be acquired, but at any time prior to the commencement of, last 1 working day before the commencement of tendering period। टेंडरिंग पीरियड शुरू होने के एक दिन पहले तक अगर अक्वायरर चाहे तो अपवर्ड रिवाइज कर सकता है अपने प्राइस को। ग्रेट। अभी क्या कह रहे हैं? इन द इवेंट ऑफ एनी रिविजन ऑफ ओपन ऑफर, वेदर बाय वे ऑफ अपवर्ड रिविजन इन द ऑफर प्राइस और द ऑफर साइज, द अक्वायरर शैल, या तो आपने ऑफर प्राइस को अपवर्ड डिवाइड किया है, या फिर आपने ऑफर साइज को किया है, शेयर ही बढ़ा दिए कि ज्यादा शेयर अक्वायर करना चाह रहे हैं, कुछ भी करोगे, अक्वायरर पे क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर हो गया है कि हम ऑफर प्राइस को रिवाइज कर सकते हैं ओनली ड्यूरिंग कंपीटिंग ओपन ऑफर। तो यहां पे लॉ ने कह दिया है कि नो, कभी भी, फॉर एनी रीजन ऑफर प्राइस कैन बी रिवाइज्ड। जो क्वेश्चन था वो कहता था कि सिर्फ कंपीटिंग ओपन ऑफर के टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं, इन्होंने कह दिया कि नहीं, ओपन ऑफर, जब भी आपका ओपन ऑफर दे रहे हो, प्राइस को आप रिवाइज कर सकते हो जब आपका मन हो किसी भी कारण से। बस आप कब तक कर सकते हो? टेंडरिंग पीरियड शुरू होने के एक दिन पहले। बेस्ट है। अभी क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का था, तो सोचा और एक्स्ट्रा आंसर तो यहां पे खत्म हो गया कि हम कभी भी रिवाइज कर सकते हैं एक दिन पहले, मगर कुछ एक्स्ट्रा लिख देते। उन्होंने एक्स्ट्रा क्या लिखा कि जब भी अपवर्ड रिविजन करेंगे तो आपको क्या क्या और छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको एस्क्रो में जो अमाउंट है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, आपने जो न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट दिया वहां पे भी बताना पड़ेगा कि अब आपका नया हो चुका है, और साथ में आपको सेबी स्टॉक एक्सचेंज टारगेट कंपनी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये अननेसेसरी एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है। मेन पॉइंट वही हो गया कि क्या सिर्फ कंपीटिंग ओपन ऑफर में रिवाइज कर सकते हैं? लॉ ने बोला नहीं, जब आप चाहो, जब अक्वायरर का मन है तब वो अपवर्ड रिविजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है टाइमलाइन को लेके कि टेंडरिंग पीरियड शुरू होने के एक दिन पहले तक आप कर सकते हो। चल, क्वेश्चन नंबर 24, 31 क्वेश्चंस, आखिरी के कुछ 6-7 क्वेश्चंस है। A competitive bid is an offer made by a person other than acquirer who has made the first public announcement। सही बात है। सेम टाइप का क्वेश्चन वापस एक बार पूछा गया, व्हाट इज कंपीटिंग ऑफर, व्हाट इज द टाइमलाइन इन केस ऑफ कंपीटिंग ऑफर। ये 22 का क्वेश्चन है, फिर भी ये ओल्ड सिलेबस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले कंपीटिंग ऑफर होता क्या है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये कुछ नया पढ़ रहे हो। जब भी एक अक्वायरर ओपन ऑफर दे रहा है, अक्वायरर ने ओपन ऑफर दे दिया कि हे पब्लिक, मैं आपके 26% शेयर्स खरीदने को रेडी हूं एट 325 रुपीज पर शेयर। तभी अगर, मतलब ड्यूरिंग समवन एल्सेज ओपन ऑफर, किसी और के ओपन ऑफर के टाइम पे, तभी अगर एनी अदर पर्सन, इसको मैं नाम दे रहा हूं अक्वायरर नंबर 2, ये भी आ जाता है कि सुनो 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 सुनो, ये है शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी। अक्वायरर ने शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी को कहा है कि मैं आप सबके शेयर खरीदने को रेडी हूं एट 325। तभी कोई और व्यक्ति अक्वायर नंबर 2 आके रहा है, कह रहे रुको 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 रुको, उसको मत बेचो, मैं भी आपके शेयर अक्वायर करने को रेडी हूं, और वो अपना एक प्राइस दे देता है, फॉर एग्जांपल 330। तो कंपीटिंग ओपन ऑफर रेफर्स टू एन ओपन ऑफर, किसी और के ओपन ऑफर के एग्जैक्टली समय पे, उसी समय पे अगर हम भी अपना ओपन ऑफर दे दें तो उसे कहेंगे कंपीटिंग ओपन ऑफर। बहुत सिंपल सी बात है। एग्जांपल लेते हैं, दिग्विजय, डीजे की शादी हो रही है, शिरडी नहीं, शादी हो रही है, ठीक है। जब शादी हो रही है तभी डीजे की एक बहुत पुरानी मित्र है, पड़ोसन, ठीक है, उसको भी डीजे पसंद है, डीजे को भी पसंद थे, पर कभी इन्होंने आपस में कुछ कहा ही नहीं है। तभी क्या हुआ है, अब डीजे की शादी फिक्स हो गई विद सम अदर महिला। अब सुनना, जब ये फिक्स हो रहा है तब ये दूसरी महिला आके डीजे को बोलती है कि डीजे सुनो,
आप उनके साथ शादी करने वाले हो, तो इसी समय पे मैं भी कहती हूं कि आप डिसाइड कर लो कि मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूं, आप किससे शादी करना चाहते हो, यू डिसाइड। एग्जैक्टली सेम चीज है। अब मुझे बताओ, क्या ये ऐसा बोल सकती है क्या कि चलो इनकी शादी होने देती हूं फिर जाके बात करूंगी? नहीं ना। कंपीटिंग ओपन ऑफर का सेम गेम यही है, समझना अच्छे से। व्हेन देयर इज एनी अक्वायरर, उसने टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर दे रखा है, इसी ओपन ऑफर के टाइम पे उसी साथ में कोई अक्वायरर नंबर 2 आके बोलता है कि मैं भी देना चाहता हूं एक कंपीटिंग ओपन ऑफर, ताकि शेयर होल्डर्स कैन डिसाइड कि उनको पिछले अक्वायर नंबर 1 को देना है या जो नया अक्वायरर कंपीटिंग ओपन ऑफर लेकर आया उसको देना है। दिस इज टर्म्ड एज कंपीटिंग ओपन ऑफर। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है? अब देखते हैं यहां पे क्या है। व्हाट इज अ कंपीटिंग ओपन ऑफर? SEBI Takeover Regulation 2011 provides that upon public announcement of an open offer for acquiring shares being made, जैसे किसी एक व्यक्ति ने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया टू अक्वायर शेयर्स, एनी पर्सन अदर देन अक्वायरर, तो जैसे ही अक्वायरर नंबर 1 ने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है, एनी पर्सन अदर देन अक्वायरर, इसको हम बोलते हैं अक्वायरर नंबर 2, एनी पर्सन अदर देन अक्वायरर हु हैज मेड सच पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब जो पिछला अक्वायरर उसने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया उसके अलावा एनी अदर पर्सन shall be entitled to make a public announcement. Acquirer number 1 ने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया, ये देख के कोई और पर्सन अदर देन acquirer who's made the first public announcement is also making a public announcement of an open offer within 15 working day of the date of the detailed public announcement made by acquirer number 1. So जो फर्स्ट acquirer ने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर कोई और acquirer भी आके बोलता है कि मुझे भी पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, तो वो दे सकता है। इसे कहेंगे कंपीटिंग ओपन ऑफर। कंपीटिंग ऑफर क्या होता है? जब एक अक्वायरर ने अपना पब्लिक अनाउंसमेंट दिया, उसको देख के एनी अदर पर्सन अदर देन द अक्वायरर भी अपना पब्लिक अनाउंसमेंट दे देता है विद इन 15 डेज, क्योंकि उसका ओपन ऑफर होने के पहले करना है हमको। साथ में पब्लिक के पास चॉइस होना चाहिए किसको बेचना है। तो जैसे ही फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट आया उसके 15 दिन के अंदर ही कोई और व्यक्ति भी अपना पब्लिक अनाउंसमेंट दे देता है कि मैं भी शेयर अक्वायर करना चाहता हूं, तो उसे कहते हैं कंपीटिंग ओपन ऑफर। अब इसमें एक बहुत अच्छा कंडीशन है, हाउएवर द ओपन ऑफर मेड इन दिस सबसेक्शन नंबर 1 कंपीटिंग ओपन ऑफर shall be for such number of share which when taken together with shares held by such acquirer along with PSE with him shall be at least equal to the holding of the acquirer who's made first public announcement, including the number of shares proposed to be acquired by him under the offer and any underlying agreement for the sale. हाय 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 हाय, अरे क्या लिखा है इन्होंने यार, आप पागल हो जाओगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलो, acquirer number 1 टारगेट कंपनी, अक्वायरर नंबर 1 ने पब्लिक अनाउंसमेंट दे रखा है कि भैया मेरे पास इस कंपनी के ऑलरेडी 25% शेयर्स हैं और मैं पब्लिक अनाउंसमेंट में ओपन ऑफर करना चाहता हूं 15% शेयर का। वॉलंटरी ओपन ऑफर होगा ना, तो इसने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया कि मैं 50% शेयर्स अक्वायर करना चाहता हूं। तभी ये पब्लिक अनाउंसमेंट देख के हमारा अक्वायरर नंबर 2 भी जाग गया। उसने कहा ये टारगेट कंपनी उसके पास मत जाओ, मैं भी आपको पा करना चाहता हूं, मैं भी आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं और मैं भी एक ओपन ऑफर देता हूं कि मैं भी शेयर्स अक्वायर करना चाहता हूं इन द टारगेट कंपनी। यही होगा कंपीटिंग ओपन ऑफर। ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट है दिस शुड बी विद इन 15 डेज। पिछले पब्लिक अनाउंसमेंट है, ये बात तो तय है। अब जो वो कह रहे हैं वो ये है, इसके पास ऑलरेडी 25% शेयर्स है और ये पब्लिक अनाउंसमेंट दे रहा है 15% शेयर्स के पास, तो अक्वायरर नंबर 2 को हम कंपीटिंग ओपन ऑफर तभी देने देंगे, दिस इज टर्म्ड एज कंपीटिंग ओपन ऑफर। अक्वायरर नंबर 2 को कंपीटिंग ओपन ऑफर हम सिर्फ तभी देने देंगे जब इनका ओपन ऑफर मिला के भी 25 प्लस 15 40% हो रहा है, इनका भी 40% होना चाहिए। एग्जाम्पल, इस अक्वायरर नंबर 2 के पास ऑलरेडी है सिर्फ 10% शेयर, तो उनका फिर पब्लिक अनाउंसमेंट कम से कम 30% का होना चाहिए, तभी जाके कंपीटिंग ओपन ऑफर हम अलाउ करेंगे। तो कंपीटिंग ओपन ऑफर में जो व्यक्ति कंपीटिंग ओपन ऑफर दे रहा है उसका ओपन ऑफर के शेयर और ऑलरेडी होल्डिंग मिला के कम से कम जो अक्वायर नंबर 1 के ऑलरेडी होल्डिंग और नंबर ऑफ शेयर्स वो ऑफर कर रहा है उसके बराबर होना ही चाहिए। अगर आप उससे कम कह रहे हो, अगर कंपीटिंग ओपन ऑफर करके आके कहता है मेरे पास 10% शेयर है, मैं 10% और अक्वायर करना चाहता हूं, तो लॉ इसको कंपीटिंग ओपन ऑफर करने ही नहीं देगा, कह रहे रहने दो, फिर उसी को अक्वायर करने दो, उसको कंट्रोल तो मिलेगा। लेकिन अगर कंपीटिंग ओपन ऑफर कोई भी करना चाहता है तो उसके टोटल शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड शेयर और जो ओपन ऑफर दे रहा है दिस शुड बी इक्वल टू
जो फर्स्ट एक्वायरर के ऑलरेडी हेल्ड शेयर्स और जो ओपन ऑफर दे रहा है। तो यहां पर अगर उसके पास ऑलरेडी सिर्फ 10% है तो उसको मिनिमम 30% का कंपीटिंग ओपन ऑफर देना ही पड़ेगा, तभी अलाउड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एकदम ट्रिकी सा पॉइंट है, बढ़िया, बस खत्म हो जाता है और फिर कुछ भी नहीं है। यहां पे अगर देखें तो फिर इसको कंपीटिंग ओपन ऑफर बोलेंगे। टाइमलाइन की बात होती है तो ये कह रहे थे इतना सा, द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज इन द टेंडरिंग पीरियड फॉर ऑल कंपीटिंग ऑफर शैल बी कैरिड आउट विद द आइडेंटिकल टाइमलाइन एंड द लास्ट डेट फॉर टेंडरिंग शेयर्स शुड बी सेम। इसका मतलब ये है, अब क्या होगा इस केस में, अक्वायरर नंबर 1 ने तो पहले पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है तो उनका टेंडरिंग पीरियड पहले चलेगा। अक्वायरर नंबर 2 ने बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है, भले 15 डेज के अंदर दिया है, तो उनका टेंडरिंग पीरियड अलग चलेगा, तो कंफ्यूजन होगा। तो लॉ का कहना है ऐसा अलाउड नहीं है, देयर हैज टू बी आइडेंटिकल टाइमलाइंस, मतलब दोनों का जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो सेम होना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर कैन डिसाइड कि उनको इसे एक्वायरर नंबर 1 को बेचना है, एक्वायरर नंबर 2 को बेचना है। सो अगर कभी भी कंपीटिंग ओपन ऑफर आएगा तो दोनों एक्वायरर के टाइमलाइंस को मिलाया जाएगा ताकि टेंडरिंग पीरियड साइमल्टेनियसली चले। एक्वायरर दोनों टेंडरिंग पीरियड साथ में चलेंगे तो पब्लिक शेयर होल्डर कैन डिसाइड ना कि इसको बेचना है या इसको बेचना है, तो दोनों के टाइमलाइंस को हमें आइडेंटिकल करना होगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई दोनों का सेम रखेंगे, तो आइडेंटिकल टाइमलाइंस किया जाएगा। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट कंपीटिंग ओपन ऑफर। कभी अगर गलती से भी एग्जाम में कंपीटिंग ओपन ऑफर के बारे में आ जाता है तो जो आपने पढ़ा है जरूरत से ज्यादा रहेगा, मोर देन एनफ टू हैंडल एनी क्वेश्चन। तो कंपीटिंग ओपन ऑफर में क्या ध्यान रखना होगा? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, कंपीटिंग ओपन ऑफर कभी भी अगर देना चाहता है एनी पर्सन अदर देन एक्वायरर तो उसको देना है विद इन 15 डेज फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट। दूसरा, कंपीटिंग ओपन ऑफर कभी भी देना चाहते हो तो कम से कम कितने शेयर्स का देना पड़ेगा? द अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट द फर्स्ट एक्वायरर हैज अलोंग विद द शेयर्स ही इज एक्वायरिंग इन द ओपन ऑफर, कम से कम इतना होना चाहिए टू द सेकंड एक्वायरर ऑल्सो। एंड थर्ड चीज कि दोनों के टाइमलाइन को आइडेंटिकल करना होगा ताकि लास्ट डेट टू अप्लाई दोनों के अंदर सेम रहे। बहुत ही जबरदस्त। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। फिर आया क्वेश्चन नंबर 25, द एक्वायरर कैन ऑप्ट आउट ऑफ द ओपन ऑफर प्रोसेस एट एनी टाइम बाय इन्फॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज। क्या एक्वायरर कभी भी ओपन ऑफर में एग्जिट मार सकता है कि नहीं हो रहा मुझसे? तो ये कहते हैं कभी भी एग्जिट मार सकता है क्या? या फिर दूसरा क्वेश्चन सेम चीज है, एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स वंस मेड शैल नॉट बी विड्रॉन, कि एक बार ओपन ऑफर दे दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो बात यही है कि क्या एक्वायरर एक बार ओपन ऑफर देने का तो उसको विड्रॉ कर सकता है क्या? बहुत पुराने सवाल है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देयर आर दीज 4 सर्कमस्टेंसेस, बस क्या कह रहे हैं ये? इन 4 केसेस में एक्वायरर कैन विड्रॉ द ओपन ऑफर, कि एक्वायरर ने ओपन ऑफर दिया था फिर वो कैंसिल कर सकता है। पहला, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स चाहिए थे हमको, वो रिफ्यूज हो गए, तो जो हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए थे, गवर्नमेंट से अप्रूवल ही नहीं मिला, इसलिए आप ओपन ऑफर नहीं दे पाएंगे। पहला केस अलाउड है। दूसरा केस, एक्वायरर एक नेचुरल पर्सन था और उसकी मृत्यु हो गई है, ओपन ऑफर कैंसिल हो जाएगा। तीसरा, हमने जो अग्रीमेंट किया था फॉर एक्विजिशन अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन ओपन ऑफर इज नॉट मेट फॉर रीजन आउटसाइड द रीजनेबल कंट्रोल ऑफ एक्वायरर। जिन अग्रीमेंट में, जिन टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे आप ये शेयर्स एक्वायर करने चाह रहे थे, वो टर्म्स एंड कंडीशन मीट नहीं हो सकती है और उसमें एक्वायरर की कोई गलती नहीं है। तो अगर ये तीसरा केस हुआ तो भी ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट में कोई भी और सर्कमस्टेंसेस जिसमें सेबी अलाउ कर रहा है विड्रॉल, तो वहां पे भी आपका ओपन ऑफर विड्रॉ हो सकता है। तो क्वेश्चन यही है कि क्या एक ओपन ऑफर देने के बाद उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं क्या? 4 केसेस में विड्रॉ कर सकते हो। पहला, गवर्नमेंट के अप्रूवल रिफ्यूज हो गए। दूसरा, नेचुरल पर्सन की मृत्यु हो गई। तीसरा, हमने जो टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीमेंट में लिखे थे कि इसके तहत आपके शेयर एक्वायर करेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन अब कंप्लीट नहीं हो सकते और उसमें एक्वायरर की गलती नहीं है। और लास्ट, अगर सेबी अलाउ कर देता है, सेबी के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस में विड्रॉल अलाउड है, तो विड्रॉ कर सकते हैं। वापस ही फुद्दू, हा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लेट्स सी 26। चलो, बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, फोकस करना अच्छे से। 26, एस्पायर लिमिटेड इज अ टारगेट कंपनी इन विच an acquirer made an open offer for acquisition of share and the open offer has commenced. ओपन ऑफर दिया है, शुरू हो चुका है। ड्रीम्स लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ एस्पायर लिमिटेड, ठीक है। एस्पायर लिमिटेड हमारा टारगेट कंपनी है जिसमें एक्वायरर ने ओपन ऑफर दिया है और ड्रीम उसका एक सब्सिडरी है। ड्रीम लिमिटेड द सब्सिडरी साइन द लोन अग्रीमेंट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब्सिडरी ने लोन अग्रीमेंट किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ फॉर मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इट्स एक्सपांशन प्रोजेक्ट एंड स्टार्टेड विड्रॉइंग द लोन अमाउंट ड्यूरिंग ओपन ऑफर पीरियड। जो सब्सिडरी है वो लोन ले रहा है ओपन ऑफर के दौरान। द सेड बोरोइंग आर क्लियरली विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। समझना क्या हो रहा है? एस्पायर इज द टारगेट कंपनी, एस्पायर का
ओपन ऑफर चल रहा है, एस्पायर का जो सब्सिडरी है ड्रीम उस दौरान ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर लोन ले रहा है. नो अप्रूवल वॉज टेकन बाय एस्पायर फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, नॉट डिड ड्रीम द सब्सिडरी ऑब्टेन द अप्रूवल फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर. इन लोन के लिए ना तो सब्सिडरी ने अपने शेयर होल्डर से लोन लिया है, ना होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर से लोन लिया है. द इंटरनल ऑडिटर्स हैव गिवन देयर ओपिनियन दैट द टारगेट कंपनी हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ टेक ओवर कोड as no approval was obtained by shareholder of the target company for the borrowing effected. कि borrowing कर लिए बिना हमारे approval के. The auditors, statutory auditor, have also agreed with the views of internal auditor. और वो कह रहे हैं कि target company ने गलत किया है, उन्होंने obligation comply नहीं किए. Moreover, they mentioned that Dreams Limited borrowed money for its expansion program when the open offer of target company was on, and therefore Dream Limited violated the provision of takeover code. चलो, सवाल क्या है आराम से समझते हैं. एक कंपनी है ए लिमिटेड, टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी का ओपन ऑफर चल रहा है, ठीक है. अब जब टेक ओवर कोड में ओपन ऑफर चल रहा है तब वो कुछ भी मटेरियल चीज नहीं कर सकते, ऐसा रिक्वायरमेंट है. उनकी सब्सिडरी ने इस दौरान लोन लिया है और क्वेश्चन ही क्लियरली कह रहा है कि जो लोन लिया है दिस इज विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. और वो भी किसने लिया है? सब्सिडरी ने. जो टारगेट कंपनी है उस टारगेट कंपनी की सब्सिडरी ने लोन लिया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो कंपनी के जो इंटरनल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये सब कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, कि सब्सिडरी भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन नहीं ले सकती है जब टेक ओवर कोड का ओपन ऑफर चल रहा है. इसमें हमारा क्या ओपिनियन है? बहुत सिंपल सा ओपिनियन है. ये कहते हैं प्रोविजन क्या है ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड. जब आपका टेक ओवर कोड का ऑफर पीरियड चलता है, unless the approval of shareholder of target company by way of special resolution by postal ballot is obtained. जब आपका ओपन ऑफर पीरियड चलता है तब जब तक आप जो आपके शेयर होल्डर है उनका पोस्टल बैलेट से अप्रूवल ना ले लें, बीओडी ऑफ द टारगेट कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी शेल नॉट इफेक्ट एनी मटेरियल बोरोइंग आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो प्रोविजन कहता है कि जब भी टेक ओवर कोड का ओपन ऑफर चल रहा है तब ओपन ऑफर के दौरान ना तो टारगेट कंपनी ना उसकी कोई भी सब्सिडरी आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लोन ले सकती है, कोई मटेरियल बोरिंग नहीं कर सकती है आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अब हमारे केस के अंदर ओपन ऑफर चल रहा है, बिल्कुल सही बात है. शेयर होल्डर का अप्रूवल भी नहीं लिया, यह बात भी सही है. हमारी सब्सिडरी लोन ले रही है, यह बात भी सही है. लेकिन वी आर टेकिंग द लोन विद इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसलिए कोई वायलेशन नहीं. The borrowings are clearly within the ordinary course of business and hence there is no violation. There is violation is not correct. कि उनका जो ओपिनियन है कि वायलेशन है सही नहीं है, there is no violation. अब ऐसे क्वेश्चन देखने का बहुत बड़ा फायदा होता है एग्जाम में. अब इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, बट अगर गलती से भी एग्जाम में ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ गया कि मटेरियल बोरोइंग कर रहे हैं आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट अलाउड, लेकिन विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अलाउड बाय द टारगेट कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी. मजेदार. खुद से रीड करो क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इजी. रीड. सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, गधों आंसर मत पढ़ो. जैसे चोरी क्या करते हो आप? क्वेश्चन रीड करो बस. लास्ट 5 सेकेंड्स. बहुत इजी है. M is contemplating acquisition of PQR Limited, a listed entity. He presently hold 23% shares. तो मेरे पास टारगेट कंपनी के 23% शेयर्स हैं. And his sister, who is having common objective, PSE, holds 3% shares. तो 23 और 3 हम ऑलरेडी 26 पे हैं. Their combined holding is 26. इतना मैथ आता है हमको. M in view of creeping acquisition limited desires to acquire further 3% on the assumption that 5% ceiling for such acquisition every financial year. Will M be required to make open offer requirement? क्या M को open offer करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब ध्यान रखना है, सबसे पहले तो नॉर्मल प्रोविजन ये आता है दैट कभी भी एक व्यक्ति है, क्या क्या प्रोविजन यहां पे अट्रैक्ट होंगे बता देता हूं. एक ग्रीन के क्वेश्चन में भी थे, आप लोग थे नहीं, यूट्यूब वाली जनता को पता है.
सबसे पहले तो यहां पर हो गया कि इनका पीएससी को ऐड करें अगर एक्वायरर में, तो ये लोग तो ऑलरेडी 26% है, तो आइडियली तो इनको एक ओपन ऑफर पहले ही दे देना चाहिए था। इन्होंने कहीं ना कहीं एक ओपन ऑफर पहले दिया होगा, बिकॉज एम और उनकी सिस्टर साथ में मिलके 26% शेयर होल्ड कर रहे हैं। अगर इनको कंबाइन तरीके से देखें तो ये लोग ऑलरेडी 26% शेयर होल्ड कर रहे हैं। अब ये एक साल में अगर सिर्फ 3% शेयर एक्वायर करते हैं तो इनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा नहीं। ये क्लियर प्रोविजन है। अब इसमें एक और इफ आता है, बस यहां पे देखते हैं पहले। ये सिंपल जो आप लोग कह रहे हैं एकदम सही है। नो acquirer shall acquire shares of voting in target company taken together if any held by him or by PSC entitles him to access 25% or more voting right in the target company unless you make an open offer। 3-1 बिल्कुल ठीक है। Further in accordance 3-2 trigger point number 2, no acquirer together PSC has acquired and hold shares in target company entitled to access 25% or more shares but less than maximum permissible non-public shareholding shall acquire within any financial year मोर देन 5% शेयर्स। तो पहले तो इन्होंने ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 और 2 लिख दिया है। हम हमारी लैंग्वेज में लिख देंगे, हम हमारी लैंग्वेज में 3-1 को लिखते हैं, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, when any acquirer along with PSC intends to acquire such number of shares that their holding in the target company touches 25%, they have to first make an open offer। फिर रेगुलेशन नंबर 3 सब रेगुलेशन नंबर 2 में कह देते हैं when any acquirer along with PSC are already holding 25% or more shares and acquire more than 5% shares in a financial year, they have to give an open offer। या इसको उल्टा लिख सकते हैं, they acquire up to 5% shares in a financial year, they are not required to give an open offer। यहां तक तो ठीक है। अब ये if वाली बात आती है। As per regulation 3.3, acquisition shares by person such that the individual shareholding of such person acquiring shares exceeds the stipulated threshold। अगर किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग के अंदर थ्रेशोल्ड, मतलब मी अलॉन्ग विद माय पीएससी, इससे कुछ ब्रीच नहीं हो रहा है, पर मेरे इंडिविजुअल लेवल पे ब्रीच हो रहा है, तब भी मुझे ओपन ऑफर देना पड़ता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी चेक करना है और ग्रुप लेवल पे भी चेक करना है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम इसे देखते हैं तो ये 23% पे था और इसने 3% अट्रैक्ट किया, तो ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा। तो एक रूल है जो पिछले भी क्वेश्चन में हुआ है कि आपको जब भी चेक करना है, यू हैव टू चेक एट द इंडिविजुअल लेवल आल्सो एंड ग्रुप लेवल आल्सो। इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर ट्रिगर होता है तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। shall also be attracting the obligation to make an open offer in view of the above mentioned provision, though together they hold 26% and can avail 5% ceiling। टुगेदर वाला तो ठीक है, वहां पे ट्रिगर नहीं हो रहा है, बट इंडिविजुअली M crosses the threshold of 25% and therefore M will be required to make an open offer। तो हमें ग्रुप लेवल पे भी देखना होता है अलॉन्ग विद पीएससी, और इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना है। एक भी ब्रीच हुआ तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर एम को ओपन ऑफर देना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे अभी ब्रीच किया है। दिस इज रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन नंबर 3। जब आप ग्रीन के क्वेश्चंस देखेंगे तभी क्वेश्चन आपको वहां पे भी एक बार मिलेगा बहुत अच्छे से। चलो, ये हमने अभी देखा है, रिपीट टेलीकास्ट चाहिए। ये पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो जून 24 में वापस आया है, देखना। मिराज एक लिस्टेड कंपनी है, एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ प्रमोटर इज 45%। कोई एक प्रमोटर 2% बेचना चाहता है दूसरे प्रमोटर को, तो क्या ओपन ऑफर आएगा? क्या ओपन ऑफर कतई नहीं आएगा। आपके पास ऑलरेडी 45% शेयर्स हैं और आप सिर्फ 2% ट्रांसफर कर रहे हो, तो कोई ओपन ऑफर आने वाला नहीं है। वही बात यहां पर आएगी। सबसे पहले 3-2 आ जाएगा, बताएगा किसी प्रकार का ओपन ऑफर नहीं आएगा। ऊपर से रेगुलेशन नंबर 10 के अंदर वापस से कह रहे थे कि एग्जम्पशन भी हो जाएगा, बिकॉज एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को बेच रहा है, इंटर से प्रमोटर भी एग्जम्प्ट है। यहां तो ट्रिगर ही नहीं होगा, बट अगर ये 2 की जगह 8% भी होता तो ओपन ऑफर ट्रिगर होता, बट फिर एग्जम्पशन में कवर हो जाता। कभी भी किसी ट्रांजैक्शन को पहले हम ये देखते हैं क्या ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है क्या, फिर देखते हैं एग्जम्पशन में कवर्ड है क्या। यहां तो ट्रिगर ही नहीं हो रहा है और ओपन ऑफर एग्जम्पशन में भी कवर्ड है, तो यहां पे तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। 29th question, increase in voting right in a target company by any shareholder pursuant to buyback is exempted। yes, it is exempted, but उसमें क्या कंडीशंस होती है ये भी हमने ग्रीन में देखा। एक बार वापस देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फोकस करना अच्छे से। सबसे पहले कंडीशन तो याद ही होगा, मेरे पास किसी कंपनी के 24,000 शेयर्स थे, उस कंपनी में टोटल शेयर्स थे 1 लाख, मैं 24% पे आराम से बैठा था, तभी इस कंपनी ने बायबैक कर लिया और 10,000 शेयर्स को कर लिया बायबैक। अब मेरे पास तो 24,000 शेयर्स ही है, लेकिन अब कंपनी के टोटल शेयर्स हो गए 90,000 शेयर्स। इस कारण से मैं 25% की लिमिट को ब्रीच कर देता हूं। तो अगर बायबैक के कारण किसी भी व्यक्ति का ब्रीच होता है तो उसको एग्जम्पशन मिलता है अंडर रेगुलेशन नंबर 10। एग्जम्पशन है, बट इस एग्जम्पशन को लेने के लिए देयर आर 4 कंडीशंस। वो कंडीशन यहां पे देख लेते हैं हम लोग। क्या कंडीशन है? बहुत ईजी कंडीशन है।
1 2 3 एंड 4, 4 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, जिस शेयर होल्डर मीटिंग पे ये बायबैक का डिसीजन लिया था वहां पे दिस अक्वायरर हैज नॉट वोटेड इन फेवर। तो मैं अगर कंपनी में ऑलरेडी 24,000 होल्ड कर रहा था तो कंपनी की जनरल मीटिंग में डिसीजन लिया होगा ना, उस डिसीजन में मैंने फेवर में वोट नहीं किया है। ये है बायबैक। कभी कभी बोर्ड रेजोल्यूशन से भी तो हो जाता है 10% तक। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन से बायबैक हुआ है तो वहां पे अगर मैं डायरेक्टर भी था कंपनी का तो भी आई हैव नॉट वोटेड इन फेवर। तो अगर मैं कंपनी के जनरल मीटिंग में डिसीजन लिया है तो भी मैं वहां पे अगर वोटिंग पावर था तो फेवर में वोट नहीं किया। कंपनी के बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया, मेरे पास वोटिंग पावर था, मैंने फेवर में वोट नहीं किया। अगर शेयर होल्डर मीटिंग में डिसीजन लिया है तो वो पोस्टल बैलेट से ही ली है ये। और लास्ट कंडीशन, इस बायबैक से आई हैव नॉट गेन्ड कंट्रोल ओवर द कंपनी। ऐसा नहीं है कि पहले जो प्रमोटर थे उनका कंट्रोल, अब मेरा कंट्रोल आ गया इस बायबैक के बाद। ये बायबैक होने से पुराने प्रमोटर ने शेयर बेच दिया, कुछ भी ऐसा किया है कि अब कंट्रोल ही मेरे पास आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। इस बायबैक के कारण आई हैव नॉट गेन कंट्रोल ओवर द कंपनी। ये चारों कंडीशन अगर मैं सेटिस्फाई करता हूं तभी मुझे एग्जाम्पशन मिलेगा। अब ये भी ओवर एंड अबव है बट ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं एकदम कंफर्टेबली। रीड द 4 कंडीशंस, यहां से लेकर यहां तक एक बार रीड कर लो। ऑनलाइन हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे स्कैनर सेशन लिए हैं। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर कुछ और चीजें आप ऐसी बता रहे हो जो मॉड्यूल में नहीं है, जो कि न्यू सिलेबस में है ही नहीं। सेफर साइड पे ये सब कुछ पढ़कर जाना है, बात खत्म। रटना नहीं है, बार बार रिवीजन नहीं करना है, बट एक बार गो थ्रू तो करके ही जाना। तो स्कैनर सीरीज देख लिया, ये जो नोट्स है इनमें मार्किंग कर ली और सिर्फ मार्क करके रख लो, हाईलाइट करके रख लो कि ये चीजें हम वापस रिवाइज करेंगे, सारे आंसर्स नहीं। सिर्फ कुछ जो 4-5 चीजें नई चीज सीखते हो, कंपीटिंग ओपन ऑफर पढ़ लिया है, कुछ भी नया पढ़ लिया, उसको मार्क कर लो, दैट्स इट। बस एक बार गो थ्रू किया हुआ है तो सेफ रहते हैं एग्जाम में। चलिए, तो हमने नॉट वोटेड इन फेवर जनरल मीटिंग के अंदर भी, नॉट वोटेड इन फेवर डायरेक्टर की कैपेसिटी में भी, उसके बाद में पोस्टल बैलेट से हुआ है, और द इंक्रीज इन वोटिंग रेट डज नॉट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। भैया ये बायबैक के बाद मेरे पास कंपनी का कंट्रोल आया नहीं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस। बहुत ही फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन है। 31st तो बहुत ही छोटा है, फिर 30th पे आएंगे। बताओ एस्क्रो के क्या प्रोविजन है टेक ओवर कोड में। बोलते भैया क्या प्रोविजन है, कुछ भी नहीं है। एस्क्रो अकाउंट मींस एन अकाउंट इन व्हिच मनी इज हेल्ड अंटिल अ स्पेसिफाइड ड्यूटी इज परफॉर्म। किसी भी जगह पे टेक ओवर कोड बोल दो, बायबैक बोल दो, हर जगह पे एस्क्रो आता है। तो एस्क्रो में पैसा रखा जाता है जब तक वो पूरा काम नहीं हो जाए। एस्क्रो अकाउंट इज ओपन्ड बाय इशुइंग कंपनी इन केस ऑफ पब्लिक सिक्योरिटीज, बायबैक, टेक ओवर एक्सेट्रा। तो टेक ओवर, बायबैक, इन सब केसेस में एस्क्रो अकाउंट ओपन होता है। A sum prescribed under the regulation is transferred to escrow account. escrow account में जैसा लॉ ने बोला है, कभी 25%, कभी 80%, 90%, उस हिसाब से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। Unless the said formalities are over, the escrow account may consist of cash, bank guarantee, deposit of securities, etc. तो बहुत जनरल ज्ञान दिया इन्होंने। escrow account क्या होता है, बस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बताओ escrow account क्या होता है, तो हमने लिख दिया। टेक ओवर कोड का escrow आ जाएगा तो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा लिख देंगे, पैसा कितना जमा कराना होता है हमको। This brings us to the last question. What do you mean by disinvestment? What is the time limit within which the public announcement is to be made in case of disinvestment? What are the automatic exemption under SEBI takeover regulation for disinvestment? चलो, disinvestment क्या होता है? Opposite of investment. Investment मतलब buying shares, disinvestment means selling share. बहुत simple. Disinvestment means the direct or indirect sale बाय गवर्नमेंट। सरकार जब भी जिन कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट का होल्डिंग है, गवर्नमेंट उस होल्डिंग को बेचती है, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। एज द केस में बी ऑफ शेयर्स वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी विच इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अगर कोई टारगेट कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और गवर्नमेंट अब कह रहा है सुनो ना, हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा जो कंट्रोल वो हम पब्लिक को बेचने को रेडी है। डिसइन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एग्जांपल हुए। एलआईसी पहले पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, एक दिन गवर्नमेंट ने कहा हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब ये शेयर्स कोई भी खरीद सकता है,
तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच रही है जो कि पीएसयू है टू पब्लिक, उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब सर इसका टेकओवर कोड से क्या लेना देना है, ध्यान देना। एज पर सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011 pursuant to disinvestment, the public announcement has to be made on the same day as the day of executing the agreement for acquisition of share or voting right or control over the target company. जिस दिन आप गवर्नमेंट से शेयर्स खरीद रहे हो, सेम डे आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना होगा। जिस दिन गवर्नमेंट कर रहा है डिसइन्वेस्टमेंट और एक अक्वायरर शेयर खरीद रहा है, सेम डे का आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। तो पब्लिक अनाउंसमेंट वैसे भी सेम डे दिया जाता है। ओके, अब रेगुलेशन नंबर 8 क्या कहता है, कुछ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है। रेगुलेशन 8 and 10 ऑफ सेबी टेकओवर कोड कंटेन्स एग्जम्पशन रिलेशन डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो आपको एग्जम्पशन मिलता है। क्या है एग्जम्पशन? 8 तो कैलकुलेशन ऑफ प्राइस की बात करता है, उसको छोड़ के 10 पे आते हैं। 10 के एग्जम्पशन देता है। रेगुलेशन नंबर 10 स्टेट्स दैट acquisition at subsequent stage by an acquirer who has made a public announcement of open offer for acquiring shares pursuant to an agreement of disinvestment as contemplated in such agreement, they'll be exempt from open offer obligation of 3 and 4 subject to the following condition. क्या condition है? 2. Both the acquirer and seller are the same at all stage of acquisition. acquirer और seller same ही थे, मतलब seller अगर government है, acquirer मिस्टर A है, तो बस यही हुआ है गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को शेयर्स बेचा है, तो अक्वायरर और जो सेलर है वो सेम पार्टीज थे, बार बार चेंज नहीं हुए। फुल डिस्क्लोजर हैज बीन मेड इन पब्लिक अनाउंसमेंट। अगर आपने ये कर दिया तो एग्जम्पशन। सर इससे हमें क्या लेना देना, टेकओवर कोड में क्यों पढ़ा रहे हैं, आराम से समझना है क्यों पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने रेगुलेशन नंबर 10 में एग्जम्पशंस पढ़े, वहीं पे एक एग्जम्पशन इसका भी है। ये एग्जम्पशन क्या कहता है, मान लेते हैं आज एक कंपनी है जो पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है, और गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि मैं इसके 40% शेयर पब्लिक को किसी व्यक्ति को बेचना चाहता हूं। मिस्टर अदानी जाते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के 40% शेयर हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं, ठीक है। एलआईसी का समझ लो, एलआईसी के अंदर मान लीजिए अभी गवर्नमेंट के पास 50% होल्डिंग है और 50% पब्लिक के पास है, ठीक है। एलआईसी डिसाइड करता है कि यार हमको ये नहीं रखना 50% भी, इसमें से भी 30% हम अदानी को बेचना चाहते हैं। अदानी और गवर्नमेंट के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है जिससे मिस्टर अदानी एलआईसी के 30% शेयर्स गवर्नमेंट से खरीद लेंगे। गवर्नमेंट के आउटलुक से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, जिस दिन मिस्टर अदानी और गवर्नमेंट का अग्रीमेंट हुआ, सेम डे अदानी को पब्लिक अनाउंसमेंट देना है कि मैंने शेयर अक्वायर कर लिए। और अगर आपने सेम डे पब्लिक अनाउंसमेंट दिया और पूरे डिस्क्लोजर दे दिए हैं तो अदानी साहब को ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट है। तो कभी भी अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट का, तो जो व्यक्ति शेयर खरीद रहा है उसको पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक ऑफर 26% का देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक पर्पस है। अगर पब्लिक अनाउंसमेंट की रिक्वायरमेंट रखी तो गवर्नमेंट टाइम पे डिसइन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगी। तो क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, और ये प्राइस वाला नहीं पढ़ना है हमको, हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी अपना स्टेक बेचती है किसी व्यक्ति को, वो हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। What is the time limit within which the public announcement has to be made? Same day. जिस दिन अग्रीमेंट हो रहा है डिसइन्वेस्टमेंट का, सेम डे पब्लिक अनाउंसमेंट देना है। What are the automatic exemption under SEBI? SEBI has automatic exemption कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट में कोई व्यक्ति शेयर्स खरीद रहा है तो उसको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कंप्लीट डिस्क्लोजर्स आर मेड एंड द पार्टीज आर सेम। सिंपल। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें पता होती है तो ये भी क्वेश्चन डन हो जाता है। एंड यहाँ पे टेकओवर कोड के भी सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। टेकओवर कोड एक ऐसा चैप्टर है एग्जामिनेशन में विच कैन कम फॉर 10 गुड मार्क्स ऑल्सो। 5 मार्क्स का तो आएगा ही, कभी 10 मार्क्स का भी आ सकता है। मोस्ट लाइकली आपके 3 ही टॉपिक पे क्वेश्चन घूमेंगे, ठीक है। 3 टॉपिक कौन सा रहेगा? सबसे पहला टॉपिक हो जाता है आपका रेगुलेशन नंबर 3, दोनों ट्रिगर पॉइंट। दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका डिस्क्लोजर, और तीसरा हो जाता है एग्जम्पशन। इसी के आसपास क्वेश्चन घूमते हैं। कभी चौथा है तो वॉलंटरी ओपन ऑफर। तो कुल मिला के यही 4 टॉपिक्स है जिसके आसपास सारे क्वेश्चन घूम रहे। पास्ट ईयर क्वेश्चन हम सारे भी देख लें तो 75% क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक्स के आसपास है। और मैं आपको 75% छोड़ दो, 60% क्वेश्चन तो इन्हीं 2 टॉपिक के आसपास हैं। सबसे रेगुलेशन नंबर 3 का ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन या फिर एग्जम्पशन। तो अगर ये अच्छे से पढ़ ले तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। मेक श्योर कि इनके पास्ट ईयर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू जरूर करें। गो थ्रू कर ले तो एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर लेंगे। एंड दैट विल फॉर दिस सेशन। आई विल सी यू गाइस टुमारो फॉर अनदर चैप्टर। ऑनलाइन यूट्यूब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर कि जब आप ये देख रहे हो उसके पहले उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आ रहे हो। रिवाइज करके आना है, तब जाके आप यहां पे ज्यादा आनंदित ले सकते हो कि हाँ आधे क्वेश्चंस तो हमें ऑलरेडी आ रहे थे, तब उसका मजा आएगा। चलो खेलो कूदो ऐश करो।